अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीर अफजी शान और मरज़ार की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज का प्रोग्राम यकीनन सेमीफाइनल से पहले आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद सेमीफाइनल्स का मरहला शुरू हो जाएगा और फिर बात होगी फाइनल्स की। यानी कल बहुत इंपॉर्टेंट दो मैचेस हैं, जिनमें एक मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का है और दूसरा इंडिया और इंग्लैंड का है। चारों ही बहुत बेहतरीन टीम्स हैं। सबसे पहले इन चारों टीम्स को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो इनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं और देखना ये है कि मुकाबला किस सिमत में जाता है। फाइनल्स में कौन सी टीम्स हमें देखने को मिलती हैं। क्या अफगानिस्तान फाइनल्स में भी शमूलियत कर सकता है, क्या इंडिया फाइनल्स में जा सकता है। और इंडिया के लिए इस बार फाइनल्स में जाना और फाइनल्स की ट्रॉफी जीतना बिल्कुल एक मिसिंग एलिमेंट है जो 2023 में वो पूरा ना कर पाए। तो यकीनी तौर पर इंडिया इस बार अपने एक बेहतरीन इंटेंट के साथ हमें नज़र आ सकता है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान भी बहुत ज़बरदस्ती स्पीड में जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ मैचेस जीते और बड़े बड़े मैचेस में बड़े बड़े डिफरेंसेस के साथ उन्होंने विन अपने नाम की। राशिद खान के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी मुबारकबाद है। और देखना यह है कि सेमीफाइनल्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान किस स्ट्रैटेजी के साथ जाता है, कैसे अपना आप मनवाता है और फाइनल्स में शामिल होने के लिए कितना जोश व जज्बा इनके अंदर हमें नज़र आएगा। तो यकीनन कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी बिल्कुल। और सेमीफाइनल से पहले आईसीसी ने जो है ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया है, मैच ऑफिशियल्स का। अगर ऑस्ट्रेलिया की, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की बात करें तो उसमें रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि 1992 में इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने नुमाइंदगी की थी। अब वो उसके बाद उन्होंने अंपायरिंग में अपना कैरियर जो है वो लॉन्च कर लिया था। तो वो कल फ्राइज जवाब देंगे। उनके साथ जो हो गए रिचर्ड इलिंगवर्थ के साथ जो है नितेश मेनन हो गए। और इसी तरह इंडिया और जो क्या नाम है जी, आदा दरअसल थोड़ा सा तबीयत डाउन है हमारे उमर साहब की, लेकिन हमारे उमर साहब का नॉलेज जो है वो मुकाबले से बाहर आ रहा है। जैसे तबीयत नीचे जाती जा रही है, नॉलेज ऊपर जाता जा रहा है। तो वो नॉलेज और तबीयत का आपस में एक मुकाबला यहाँ चल रहा है। इंग्लैंड का जो मैच होगा ना, अब सॉफ्टवेयर दोबारा से जो है वो स्टार्ट हुआ है। क्रिस गैफनी और रॉडी टकर जो है वो मैच के फ्राइज से जवाब देंगे। और इससे पहले आपने ये भी खबर आप बाइट द सीट पढ़ी थी कि एहसन रजा जो है वो मैच रेफरी के फ्राइज से जवाब दे गए ये अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच में। और अब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की बात करें वीरब अगर, तो अफगानिस्तान ओबियसली साउथ अफ्रीका के लिए जो है बहुत ही एक टफ टारगेट होगा। उसकी वजह ये है काइंड ऑफ डिस्प्ले दे शॉट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। युगांडा को तो हरा दिया 124 रन से, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से हराया कि एक जेनवन जो एक टेस्ट साइड होती है वो उसकी एक इंडिकेशंस थी उनकी परफॉर्मेंस से। आप ये देखें कि एक तो उनका जो बिलीफ सिस्टम हम बात करते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और उनका बस फोकस होता है कि यार ये हमने जो है ना अपना जो टारगेट है उसे पूरा करना है। अगर फॉर इंस्टेंस एक बैटर है उसे आउट करना है तो आउट करके रह गया। ये देखे ना कल बांग्लादेश वाले मैच में बांग्लादेश इजीली जीत सकता था, जस्ट उन्होंने निगोशिएशन करनी थी लेकिन प्रेशर जो है ज़बरदस्ती जो है वो इन्फ्यूज़ किया। और आप ये देखें कि ये आसान नहीं होता। आप बड़ी बात होती है अपने हार्ट बीट को कंट्रोल रखना, इमोशंस को कंट्रोल करना। उनको पता है अफगान फैंस उनके बैक है, उनकी स्ट्रेंथ है। चंद ही अफगान फैंस आए हुए थे, लेकिन जिस तरह से वो आए हुए थे तो वो के लिए एक इंस्पायरेशंस थी। खैर, लेकिन ये भी अच्छा होता कि जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने इंडिया का कहा है कि जी इंडिया जो है उन्होंने मदद की है, तो पाकिस्तान का भी अगर वो कह देते तो कोई इसमें बुरी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि एक रिच हिस्ट्री जैसे हमने कल भी मेंशन किया। लेकिन खैर, अफगानिस्तान अपने भाई है और बड़ी उनकी तमन्ना है कि वो अच्छा करे। और जहाँ तक बात है साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका के पास बड़ा अच्छा चांस है। 2009 में पहली बार ये सेमीफाइनल खेले थे मेरा, फिर 2014 में खेले थे। और मजे की बात ये है कि दोनों टीमें जिनके खिलाफ ये सेमीफाइनल खेले थे ये एशियन टीमें थी। 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले, 2014 में जो है वो इंडिया के खिलाफ खेले, और अब अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे। और अफगानिस्तान के खिलाफ एक इनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। और मार्क राम जिस तरह से अभी तक लेके चले ना साउथ अफ्रीका को, मुझे लगता है कि प्लानिंग के साथ ही आएंगे। और मैंने ये भी बात की थी कि 2014 में जब साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेले थे तो ये अंडर 19 के कप्तान थे उस वक्त। नाउ ये अब सीनियर टीम के कप्तान है और डिफरेंट टैक्टिक के साथ ये मैदान में उतरे हैं सो फार, सो विच इज क्वाइट एक्सेप्शनल। और इनके पास भी प्रॉपर फोर्स है। अगर आप बैटिंग की बात करें, वेटरन समवन लाइक कॉल्टन डिकॉक है, मार्क राम हिमसेल्फ इज सच एन एक्सेप्शनल पैकेज नॉट ओनली विद द बैट
बट विद द बॉल हमने देखा कि लास्ट आउटिंग में खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया बॉलिंग में भी, और फिर जेन्युइन स्पिनर्स महाराज, ठीक है, तब्रेज़ तबशी इज आउटस्टैंडिंग, यू नो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है, और वो भी काफ़ी अरसे से अब साउथ अफ्रीका की टीम से वो बसता है। मार्को जॉनसन को कौन भूल सकता है, एनरिक नोर्किया को कौन भूल सकता है, और नए उभरते हुए स्टार बाट मार्को को जो है भूल सकता है। वहाँ से राशिद खान लीड करेंगे, गुलबदीन नाइब अब कुछ थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे, कुछ अपने मसल्स को फ्लेक्स करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के लिए जान ज़रूर मारेंगे। मोहम्मद आबी से एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पुराने जो है प्लेयर है। हमारे जो कैमरा मैन है गरीबी जो है हमारी जो है ये डिस्कशन जो है वो सुन रहे हैं बहुत कीनली, तो आप ये देखें उनको भी अफगानिस्तान की टीम से जो है काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा आप ये देखें फजल हक फरूकी एक एशिया के उभरते हुए एक स्पीडस्टर, इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आईपीएल भी खेल चुके हैं, हाँ। और यकीनन वो चाहेंगे कि अपना वो जो रिकॉर्ड है लीडिंग विकेट टेकर होने का जो है वो मेंटेन कर सके इस साल, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि 2007 में उमर गुल साहब थे लीडिंग विकेट टेकर, 2009 में जो है वो भी उमर गुल साहब थे। तो फजल हक फरूकी के पास एक बेहतरीन मौका है। वहाँ से अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया चाहेगा कि बदला ले इंग्लैंड से, 2022 का रिवेंज ले, इंग्लैंड लेके चाहेगा उस रिवेंज को इंटैक्ट रखे, मेंटेन करे, और जॉस बटलर की क़यादत में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्प्रिंग सब सरप्राइजेस। लेकिन इंडिया को आप बिल्कुल लाइट ना ले क्योंकि राहुल द्रविड़ जिस तरह के साथ काम करे लड़कों पे, वो एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने, और विराट कोहली के पास बस एक मौका ज़रूर है कि इसमें वो ब्लास्ट करे। उनके फैंस डेफिनेटली ये चाहेंगे और हम भी चाहेंगे, क्योंकि एक क्वालिटी प्लेयर जब थोड़ा सा रफ पैच पे हो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो एट द सेम टाइम जब वो वापस आता है तो वो फिर धमाका जरूर करता है। हमने देखा ना रोहित शर्मा को, हाँ। उन पे भी बात हो रही थी कि वो नहीं परफॉर्म किया, लेकिन जब परफॉर्म किया तो सीधा ही परफॉर्म किया है, रिकॉर्ड की बर्बाद कर दी उन्होंने। तो मैचेस बड़े अच्छे हो गए। हाँ दुख है, पाकिस्तान की टीम नहीं है, क्यों नहीं दुख, बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन चले अब आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह ताला सिस्टम जो है हमारा बेहतर होगा और हमारी टीम बाउंस बैक करेगी। सलाहियतें तो बहुत है, कोई बात नहीं, ये अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन क्रिकेट को एम्ब्रेस करना चाहिए और अच्छी क्रिकेट हुई है मानना पड़ेगा। अगर आप देखें न्यूयॉर्क में देख लें, आप अमेरिकन लेग में देख लें कि रन थोड़े से अगर कम आ रहे थे वीरव, लेकिन ये ज़रूर है कि आप ये देख लें कि दोबारा से हमने देखा कैरिबियन में के रन अच्छे स्कोर हुए हैं। हाँ विंड्स ने थोड़ा सा तंग किया है, बारिशों ने थोड़ा सा तंग किया है, लेकिन वो भी शायद क्रिकेट का हुस्न है। अच्छा उमर, बारिशों की बात आपने की है, अगर मैचेस के दरमियान बारिश हो जाती है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है या इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? एक बात काटना चाहता हूँ, हाँ। माजरत के साथ, कोई मसला नहीं, कि फैंस को बताना चाहता हूँ कि इनकी बर्थडे है आज, तो विश करें इनको, कमेंट्स करें जी। अब आपके करें जो है उमर, बारिश की अगर हम बात करते हैं, अगर मैचेस में हो जाती है तो यू ना एक जो मतलब एक मेथड है कि 1-1 पॉइंट मिल जाता है जी, तो क्या इसमें सूरत हाल हो सकती है बारिश का? अब दोबारा सवाल आपका सुना नहीं सही, एक बार फिर कर दे ताकि जरा यानी देखिए अब 2 मैचेस हैं, एक इंडिया इंग्लैंड का मैच है और ये फाइनल मैच है, इसके बाद ये डिसाइड होना है कि फाइनल्स में कौन सी टीम ने जाना है। तो अगर बारिश हो जाती है इस मैच के दौरान, यस सेमीफाइनल में अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो 1-1 पॉइंट दोनों को मिल जाता है। जो इस पे जो नजर रखी है ना उसके मुताबिक ये कि जो पहला सेमीफाइनल है वो होना है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में, ब्रेन लारा इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो वहाँ पे तो सुना तो यही था कि रिजर्व डे होगा, लेकिन हाँ। जहाँ तक बात है दूसरे सेमीफाइनल की जो कि होना है गयाना में, तो उसमें ओबियसली वो रिजर्व डे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टाइम एक्सटेंड हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ प्ले एक्सटेंड हो सकती है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं बहरहाल। लेकिन आपने बारिश की बात की ना, तो गयाना में ये चीज़ें हैं भी, पॉसिबिलिटी भी है, प्रेडिक्शन भी अभी तक हो रही है, फोरकास्ट हो रहा है कि बारिश होगी। गनी साहब फिर देख रहे हैं, तो कहने की बात ये है कि देखते क्या होता है, लेकिन कैरिबियन में हमने देखा है। फिर आप नेट रन रेट के अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है फाइनल्स के लिए। देखिए तो पहले तो रिजर्व डे होगा, वो उसमें फिर हाँ यही चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, लेकिन ये बहुत लास्ट में जाके होगी। लेकिन जब दूसरे सेमीफाइनल की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ प्ले में भी 4 घंटे एक्सटेंड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन कैरिबियन में ना ये आपके पास एडवांटेज रहा है मेरा, कि बारिश होती है ना तो एकदम हवाएं चलती है, फिर बारिश रुक जाती है। जैसे कल हमने बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाले मैच में देखा कि 4 दफ़ा बारिश हुई है, तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है कि बेबी जो है विंड्स चले, और विंड्स चलती है, आइलैंड्स है तो वहाँ पे विंड चलती है, तो बारिश जो है वो
हाइड एंड सीक का रोल प्ले करती रहती है। तो लेकिन ओबियसली कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कोई ड्रामेटिक टच आएगा इसमें। वो अमेरिका में हो गया जो हो रहा था, फ्लोरिडा में जो वॉश्ड आउट हो गए 2 मैचेस, और तीसरा खैर पाकिस्तान ने जीता था आयरलैंड के खिलाफ। तो अच्छा, ये जो डक लुइस मेथड की बात कर लेते हैं हम। ये जो इनके फाउंडर में से थे डकवर्थ साहब, पूरा नाम मैं भूल गया, फ्रैंक डकवर्थ साहब। ये इंतकाल इनका हो गया यानी 84 इयर्स में, और इनके क्रेडिट में ये जाता है कि इन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस कराया था सन 1997 में। और इसके साथ जो है आप ये देखें, उसके बाद इसमें अपग्रेडेशन का सिलसिला चलता रहा। ये आईसीसी के साथ काम करते रहे एज अ स्टैट्स एक्सपर्ट, और 2014 तक। उसके बाद फिर इस मेथड को जो है इनहैंस किया गया, और स्टन उनके आईसीसी के साथ में बसता हुआ है, और उन्होंने फिर इसको डीएलएस कर दिया, डक लुइस स्टन मेथड। और आज दुनिया में इसको डीएलएस मेथड के तहत जो है वो जाना जाता है। और ये फॉर्मूला है कि अगर बारिश हो जाए कि क्या टारगेट आपका सेट होता है। तो ये इसमें क्रेडिट है इनका। और बाकी आप बताएं क्या बात कहना चाहती है क्रिकेट मैं एग्जैक्टली एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि अफ़गानिस्तान के मुतालिक कल से बहुत बात हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। कल हाफिज़ साहब भी कह रहे थे कि देखें, पाकिस्तान को किसी की भी इस वक्त दिलासे की या ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने अपना नुकसान खुद ही किया है और वो खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक टर्म है कि नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आपने किसी को सपोर्ट किया है, अगर आपने किसी भी टीम को हेल्प किया है, तो वो आपने उस वक्त किया था। उसके बाद उन्होंने खुद मतलब खुद को लेकर चले हैं वो, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी फैसिलिटेशन, विदाउट एनी सपोर्ट। यानी मुझे याद है कि एक बार उमर बेहतर बता सकते हैं कि एक सीरीज़ थी या टूर्नामेंट था जिसमें अफ़गानिस्तान को वीज़ाज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं किए गए थे। तो फिर उन्होंने खुद अपने से उन्होंने खर्च कर अपने वीज़ाज़ और सारी इंतज़ामात किए और वो टीम में शामिल हुए थे। इफ़ यू माइट रिमेंबर दैट। सो ये कि आगे बढ़ना, लेकर चलना, क्रिकेट को मेहनत करना हर दिन, ये आपकी अपनी काबिलियत है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अफ़गानिस्तान को इस चीज़ का क्रेडिट ख़ुद को देना चाहिए कि उन्होंने मिलकर एज अ टीम इतना काम किया कि जिस तरह से वो आगे बढ़े। बिकॉज़ अगर आप, क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक भी दिन परफॉर्म नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या आप एक क्रिकेटिंग माइंडसेट नहीं लेकर चलते हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। ये विद इन अ डे, दिनों के, घंटों के हिसाब से चीज़ें बदलती हमें नज़र आती हैं। सिचुएशन एक लम्हा कुछ होती है, दूसरा ही लम्हा कुछ और हो जाता है। इसी तरह कप्तानी की अगर हम बात करते हैं, तो आप एक फ़ैसला अगर करते हैं, वो फ़ैसला कहीं ना कहीं आपको सडनली दूसरा फ़ैसला लेना पड़ जाता है किसी भी सिचुएशन में। जैसे मोहम्मद आमिर पर बाबर को बहुत यकीन था कि वो एक सीनियर बॉलर हैं, लेकिन उस वक्त क्या फ़ैसला करना चाहिए था, क्या शाहीन या नसीम शाह को यूटिलाइज़ करना चाहिए था वहाँ पर। ये फ़ैसले जो हैं ये सडनली लेने पड़ते हैं आपको। तो अगर उन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हुए अफ़गानिस्तान आज यहाँ तक पहुँचा है कि एक T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर वो सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई किया उन्होंने, तो इसमें यकीनन एक तो कुदरत का निज़ाम भी वहाँ जाता है जहाँ पर अपनी मदद आपका, मेरे ख्याल से, के मोटिव को अपनाया जाता है। लेकिन अगर आप हर वक्त आपको तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, यानी जिस तरह पाकिस्तान के होटल्स नज़दीक कर दिए गए, मोहसिन नकवी साहब ने बीइंग अ चेयरमैन पाकिस्तान टीम को इतना सपोर्ट किया, इस बार इतना सपोर्ट किया, जहाँ गए वहाँ ख़ुद पहुँचे, वहाँ पहुँचकर उनको सपोर्ट किया, कौम से रिक्वेस्ट की कि इनके बारे में कोई बात ना करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी मदद करें, इनको आप मोरल सपोर्ट दें। उसके बावजूद अगर टीम कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो फिर एक ऐसी टीम जिसको विदाउट एनी सपोर्ट, जो अपनी मेहनत करके खुद सब कुछ करके आगे बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से कि ये उनकी अपनी अचीवमेंट है और इसमें हमें सिर्फ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान टीम को किसी की भी उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान टीम ने किस तरह सपोर्ट किया, वो पास्ट था, वो गुजर चुका है। हम आज की बात करते हैं तो आज तो पाकिस्तान टीम खुद अपनी मदद नहीं कर पा रही है। सो द थिंग इज़ दैट कि आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, ना कि ये कि हम ये सोचें कि वो हमारी वजह से आगे बढ़ा है। हम तो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम कितना पीछे रह गए हैं, हमें इस चीज़ पर गौर करना है। अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार पाकिस्तान की हॉकी टीम है। तो पाकिस्तान ने अपनी हॉकी तो अपने ही मुल्क में शुरू की थी, मगर क्या बात है कि आज उस पर हमने गौर नहीं किया
तो हम आज अपनी हॉकी खो बैठे हैं। हम अपने कई खेल जिनको हम आगे लेकर जा सकते थे हम खो चुके हैं। अरशद नदीम की अगर हम बात करें, आप देखें हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है कि टैलेंट मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, मगर सपोर्ट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि जो टीमें, जो कौमें अपनी मदद खुद करके आगे बढ़ती हैं उनको फिर कुदरत का निज़ाम भी सपोर्ट करता है। और अगर आप बस ये देखें कि नहीं आपको फेम चाहिए, आपको $25 देकर पिक्चर्स लोगों को कहना है कि हमारे साथ लें, आपको ये चाहिए, आपको ये लग्जरी चाहिए, आपको एड्स में आना है, आपको मुकाबला करना है, आपको कैप्टेंसी चाहिए, आपको उसको कैप्टेंसी नहीं देनी है, अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप उसी, वो हाफिज़ साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं गोरख धंधा, उसका शिकार रहते हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि आई रियली अप्रिशिएट अफगान्स दैट दे हैव मेड इट। उन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने इसको वो आगे लेकर बढ़े हैं। राशिद खान द वे, आई थिंक कल समबडी हाईलाइटेड के राशिद खान ने जब अपना बैट फेंका गुस्से से, सो द वे जो जिस तरह से उनको आगे से रिस्पॉन्स मिला, इट वॉज ब्यूटिफुल। इट शोज़ कि व्हाट इज़ द टीम वर्क एक्चुअली, हाउ डू यू रिस्पेक्ट योर कैप्टन। तो यहाँ पर ऐसी हमें चीज़ कोई नज़र ही नहीं आती। मेरे ख्याल से अजलान ने इस बात को हाईलाइट किया था या कादिर ने किया था। सो अगर देखें आपके टीम वर्क होता क्या है, कैप्टेंसी होती क्या है, तो फिर आपको नज़र आता है कि क्यों लोगों की क्रिकेट जो है वो आज एक बड़े मुकाम तक जा रही है, क्यों जॉस बटलर एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं फिल सॉल्ट चल जाते हैं, अगर वो नहीं चलते हैं तो उनके पास आगे बहुत सारे नाम हैं। क्यों पैट कमिंस का नाम है, क्यों रोहित शर्मा का नाम है, बिकॉज यहाँ पर अगर किसी को ओहदा दिया जाता है तो ओहदे से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपकी मुल्क से पड़ता है। गैरी क्रिस्टन ने बड़ी खूबसूरत बात की थी शाहीन को कि जो नाम तुम्हारे पीछे लिखा है उस पर मत जाओ, जो आगे लिखा है उसके बारे में सोच कर खेलो। तो एग्जैक्टली जो टीमें हमें फातिहा नजर आती हैं, गैरी क्रिस्टन ने कहा था ना उनको अपने पॉडकास्ट में, तो जो नाम आपको आपकी मतलब टी शर्ट के आगे जो लिखा होता है, जो आपके मुल्क का नाम होता है, टीम मेंबर्स उनके लिए खेलते हैं, तो वो हमें खेल में निखार नज़र आता है, एक जुस्तजू नज़र आती है, एक सपोर्ट नज़र आती है। लेकिन जब आपको अपनी ज़ातियत, आपने ये सोचना हो कि मेरे उतने स्टैट्स थे और मैं अगर इतने रन्स बनाऊंगा तो मेरे उतने हो जाएंगे और मैं टॉप 4 में आ जाऊंगा, मैं रैंकिंग में नंबर 1 आ जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से कि फिर आप खेल नहीं सकते हैं। फिर तो आप इसी कैलकुलेशन में लगे रहेंगे ना। कैलकुलेट करना हमारा काम है, हम यहाँ बैठे हैं, हम स्टैट्स की बात करते हैं, हम बैठे हैं, हम इसीलिए बैठे हैं कि हम जज करें कि अच्छा उसने इतने रन्स बना लिए, उसने इतने बना ली। अगर रन्स की बात होती, अगर रैंकिंग की बात होती, तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते। 2010 में एज ए कैप्टन उन्होंने 98 रन्स बनाए, तो रोहित शर्मा 100 रन्स बना के उनसे ऊपर चले जाते। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने अटैकिंग फॉर्म में खेला, मुसलसल खेला अपनी इंडिया की टीम के लिए। तो फिर आप ये देखें कि ये चीज़ें, इससे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है आपका कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से फैसिलिटीज़ को गेन कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है खेल में तो मुझे लगता है कि आपके अमल में भी निखार आता है। अगर आपकी नीयत बुरी है किसी भी जगह पर तो फिर आपकी मदद ना खुदा करता है ना आप खुद कर सकते हैं। सो अब पाकिस्तान टीम हमारी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, हमारे तमाम प्लेयर्स बाबर आ चुके हैं, और देखना ये है कि अब इनके लिए क्या फ़ैसले होते हैं, क्योंकि हम फिर भी सपोर्ट करते हैं, हम फिर भी ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि बाबर आजम रेस्ट करें, ड्रॉप हो जाएं, रिजवान ड्रॉप हो जाएं, हमें अपने टॉप प्लेयर्स नज़र ना आए मैच में वो खूबसूरती ही नहीं हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब जाते हैं तो वो बाबर आजम के बारे में बात करते हैं, वो रिजवान की बात करते हैं, साइम अयूब की इनफैक्ट बात करते हैं। तो अगर हमें ये नाम अपनी टीम में नज़र नहीं आएंगे तो हमें भी अफसोस होगा। लेकिन फिर भी अगर आप मुसलसल गलतियों पर गलतियां करेंगे तो फिर तो फैसले सख्त मुझे लगता है कि लेने पड़ेंगे। खैर अब टेस्ट सीरीज़ भी जारी होने वाली है बांग्लादेश के साथ, और ट्रेनिंग सेशन जारी है। इतनी शदीद गर्मी है कि इस गर्मी में शायद कोई भी बाहर ना निकले, लेकिन आप देखें कि जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर पहले भी हमने देखा कि टेस्ट में किस तरह से क्या चीज़ें होती रही हैं। अब भी कोशिशें जारी हैं, ट्रेनिंग जारी है, तमाम लोग उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। मकसद ये है कि अपनी टीम के लिए हमने कुछ करना है, हमने खेलना है। और टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, टेस्ट का फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आपकी गलतियां छुपी रहती नहीं हैं। तो जो भी प्लेयर्स हमें आज टेस्ट में नज़र आएंगे खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए, सब वाज़ह हो जाएगा कि अगर हम आमिर जमाल की अगर हम बात करते हैं तो आमिर जमाल भी देखें आपके, हमने उनकी फॉर्म देखी जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग फॉर्म की, तो इसीलिए उनका नाम आज यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर हम किसी भी प्लेयर को देखते हैं जो टेस्ट में परफॉर्म करता है तो फिर हम उसके बारे में हम सोचते हैं कि इसकी फ़लाँ चीज़ अच्छी है, इसकी फ़लाँ चीज़ अच्छी है, ये फ़लाँ फॉर्मेट के अलावा दूसरे फॉर्मेट में भी जा सकता है।
सो द थिंग इज़ दैट कि ये आपके पास एक अच्छा मौका है, अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो मुझे लगता है कि ये सख्त फैसला कहीं ना कहीं आपकी अपनी कारकर्दगी की वजह से लिया गया, और ये इस पर रेस्ट करने की बात नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठें और आप कहें कि हम सीनियर प्लेयर हैं तो हमें रेस्ट करवाया गया। अरे भाई नहीं, ये आपकी कारकर्दगी की वजह से आपको पीछे किया गया है। हमें टेस्ट में भी हारना नहीं है, हमें ये भी सीरीज़ हारनी नहीं है, इसलिए हमने आपको पीछे कर दिया है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, अपनी आप को निखारें। डोमेस्टिक आपके पास मौजूद है, आप खेलें, अपनी फॉर्म को बेहतर करें, वेरिएशंस लेकर आएंगे तो आपकी आगे हमें कोई प्रेजेंस नज़र आएगी, वरना ये बड़ी जालिम फील्ड है। ये तो क्रिकेटर का तो कैरियर ही बहुत छोटा सा होता है, कोई भी आता है और वो रिप्लेस कर जाता है। आज ऋषभ पंत टीम में मौजूद है और उन्होंने अपना नाम बना लिया है। सो यू थिंक अगर आपके बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती है तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है, बिकॉज क्रिकेट चलती है, क्रिकेट नहीं रुकती है। प्लेयर्स हर दिन के हिसाब से प्लेयर्स बनते हैं, सामने आते हैं और फिर उनको प्रोड्यूस करना आगे बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके होने से कुछ बेहतर हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। आप नहीं होंगे तो वो और भी बेहतर हो सकता है। सो आपको अपनी प्रेजेंस यकीनी बनानी है, आपको अपना मनवाना है अपनी परफॉर्मेंस देकर। बिल्कुल सही है। और कोई बात कर लिया? बस जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या करें। ये आपको याद होगा जब से हमारे ट्रांसमिशन शुरू हुई है, एक बात आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, एक वर्ड सुना होगा, वो कौन सा वर्ड है जरा आप गैस करें? कैप्टन। फिलहाल तो मैंने हाफिज इमरान बहुत ज्यादा सुना है और वो हमारे साथ अभी लाइन पर हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? फिर सही है। वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, अभी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हम कर रहे थे प्लानिंग के एतबार से, प्लेयर्स के एतबार से, कि वो किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। डोमेस्टिक मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ हमारे प्लेयर्स के सामने है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस में वेरिएशंस नहीं लेकर आता, परफॉर्म नहीं करता, तो वो मेरे ख्याल से उसकी अपनी गलती है। अभी अगर हम बात करें हाफिज साहब, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ जारी होने वाली हैं और उसमें हमारे टॉप क्रिकेटर्स शायद ना हो, लेकिन फिर भी आप देखें कि आपको नहीं लगता कि टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आप बेहतर भी कर सकते हैं, आपकी गलतियां ज़्यादा वाज़िया भी हो जाती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट विद बांग्लादेश ये सीरीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस सोच के साथ मैदान में उतरता है ना। अभी तो T20 फॉर्मेट से हार के आए हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मरतबा टेस्ट मैचेस खेला था और वहाँ पर पाकिस्तान की कारकर्दगी नताइज के एतबार से उसको कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसको ग्रैब नहीं कर पाया। और जब बांग्लादेश डिफरेंट टीम होएगी, डिफरेंट जो है उसकी डिफरेंट उसकी वेन्यूज़ होंगे और कंडीशन डिफरेंट होंगी। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी आ रहा है T20 का, उसके बाद कोच भी नए हैं तो कि पाकिस्तान प्लानिंग क्या करता है इस चीज़ को सामने रखकर। तो ये अब पाकिस्तान के ऊपर एक इम्तहान भी है कि जो थिंक टैंक है वो T20 फॉर्मेट की इस कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर अपने जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनको ड्रॉप करता है। किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन जब अब चूँकि कोच नए हैं, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, शान मसूद उसके कैप्टन है, T20 फॉर्मेट खेलकर पाकिस्तान अभी आ रहा है। हाँ। तो ये एक चैलेंज ज़रूर होगा। चैलेंज इस एतबार से होगा कि आप किस सोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं, किस सोच के साथ आप अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आप कुछ प्लेयर्स को आराम दे भी देते हैं। और इसमें कुछ शक नहीं है कि ये W टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी ग्रोथ को भी देखना है कि आप ग्रो किस तरीके से कर रहे हैं, आप फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं। सब ने हर वक्त तो खेलना नहीं होता और सब ने हमेशा खेलना नहीं होता। हाँ। तो अब पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज ज़रूर होगा। चैलेंज सिर्फ और सिर्फ सोच के एतबार से और अपने फ्यूचर प्लानिंग के एतबार से है। बाकी होम ग्राउंड पर बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में तो कोई बहुत मुश्किल हरीफ साबित होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान जैसी क्रिकेट खेल रहा है वो तो मुख्तसर फॉर्मेट में उनके लिए USA भी मुश्किल हरीफ था, लेकिन बहरहाल टेस्ट मैचेस डिफरेंट होंगे। पाकिस्तान के पास उस एतबार से अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं
अब देखना ये है कि ऐलान क्या होता है टेस्ट टीम का और फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, अर्शदीप सिंह की बहुत बात हो रही है कि इंजमामुल हक साहब ने कहा कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है, ये इस मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? बिकॉज अगर इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो वाज़ह है, तो क्या सूरत हाल है? लाजिम नहीं है कि इंजमाम साहब कह रहे हों तो हकीकत ही होगी, ये कोई यकीनी बात तो नहीं है कि अगर उन्होंने कहा है या किसी ने भी कहा है तो कोई बात 100% हकीकत ही होगी। वो एनालाइज कर रहे हैं गेम को, उनका ख्याल है कि वहाँ पर गेम के साथ कुछ हुआ है। तो वो 2 हैट्रिक्स की हैं पैट कमिंस ने भी और 1 हैट्रिक की है क्रिस जॉर्डन ने भी, और बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में, विकेटें वो भी ले रहे हैं, फजल फारूकी भी विकेटें ले रहे हैं, नवीन भी विकेटें ले रहा है, ठीक है। तो उनकी 15वें 16वें ओवर में की जो बात है उसको अगर सामने रखा जाए और देखा जाए तो उनका ख्याल है, लेकिन क्या ये मुनासिब वक्त होता है ऐसी बातों का कि जब आप इस तरह की किसी भी कंट्रोवर्सी में जाते हैं तो उसका आपको रद्द-ए-अमल का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो इस रिवर्स स्विंग की तारीख है वो कुछ अगर आप उस बारे में लोग जानते हों और जो बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर वो तो उससे बखूबी वाकिफ हैं, अगर वो भी उसके तमाम पहलुओं को सामने रखेंगे तो फिर वो सवालात भी आएंगे दूसरी तरफ से। 100% तैयार हैं, तो आप उनका क्या जवाब दे सकते हैं? तो जहाँ तक उनके इस ख्याल का ताल्लुक है, आईसीसी के कैमरा मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हाँ। उसमें दर्जनों कैमरा वहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। मुखालिफ टीम भी तमाम पूरे मैच को बहुत देख रही होती है और ब्रॉडकास्टर्स के पास एक एक खिलाड़ी कैप्चर हो रहा होता है हर मोमेंट के ऊपर। तो ये कोई इतना आसान नहीं होता किसी भी मौका पर जो उन्होंने जिस तरीके से इजहार किया कि शायद बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है या बॉल बनाया गया है या उसको कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें या उसको टेम्परिंग भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेम्परिंग का लफ्ज तो मेरा ख्याल नहीं कहा, लेकिन बॉल बनाने का मतलब यही होता है। या रिवर्स स्विंग को जब आप 15वें-16वें ओवर में उसके ऊपर बात करें तो आपकी यही एक नज़र आती है कि शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद कहीं बॉल टैंपरिंग हुई है। तो ये उनका ख्याल है, उनका सलीम मलिक साहब का ख्याल है, और लेकिन इसको अगर और निगाह से देखा जाए तो वो जो क्रिस जॉर्डन है फिर उनका भी बॉल होता रहा है, तो इसका मतलब है कि क्रिस जॉर्डन ने भी कुछ ना कुछ किया। तो पाकिस्तान ने जब रिवर्स स्विंग पाकिस्तान से शुरू हुआ था, फिर इंग्लिश बॉलर्स ने उसके ऊपर भी महारत हासिल की। जिमी एंडरसन को देखें कितनी शानदार रिवर्स करते हैं, आप इनको देखें, ये जॉर्डन का ये हुआ है, जिमी एंडरसन टेस्ट मैच खेलते हैं, ठीक है, उनको देखें। फिर उसके साथ साथ अभी ये मार्क वुड हैं जो इनकी पेस के साथ ये कितने अच्छे अंदाज में बॉलिंग करते हैं। बेन स्टोक्स इवन जो पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे टेस्ट मैचेस, उसमें उनका जो बॉलिंग थी वो देखने लायक थी। तो दुनिया में मुख्तलिफ बॉलर्स हैं जो इस फन पर महारत रखते हैं। हो सकता है कि अर्शदीप ने महारत हासिल कर ली हो, ये भी तो बात है ना। जसप्रीत बुमराह दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, उनकी जो पेस बैटरी को लीड करते हैं, और उससे पहले जहीर खान को आप देख लें, वो भी इंडिया की टीम का हिस्सा रहे। और फिर इंडिया के जो फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा को आप देख लें, उमेश यादव को देख लें, इनकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ तो बताती हैं। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इंजमाम साहब का और सलीम मलिक साहब का ख्याल है, लेकिन उसका एक ये भी है कि जब आप को सवाल आएंगे दूसरे हवाले से तो आप उनका क्या जवाब देंगे? फिर आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना, फिर आपको तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दौर में क्रिकेट खेलते रहे हैं इंजमामुल हक साहब भी, सलीम मलिक साहब भी, जिस दौर में पाकिस्तान के पास दुनिया के अजीम फास्ट बॉलर खेला करते थे। इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्रिकेट खेली है, इन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर के साथ क्रिकेट खेली है। तो ये सारे के सारे रिवर्स स्विंग में बहुत महारत रखते थे और इनकी बहुत विकटें हैं रिवर्स स्विंग के जरिए। तो क्रशर कहा जाता था वकार यूनुस को, तो वो इसलिए तो नहीं कहा जाता था कि वो बाउंसर मारते थे, बिल्कुल सही बात, पाँव पर ही मारते थे। इमरान भाई 2009 में आपको याद होगा जब उमर गुल ने 5 विकेटें ली थी 6 रन के औस, तो डैरियल विटोरी को भी जो है वो थोड़ी सी तशवीश हुई थी, लेकिन वो साबित नहीं कर सके थे कि बॉल में कुछ छेड़खानी हुई है। तो ये तो ऐसे ही बस एक बात है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप क्रिकेट की स्किल्स के ऊपर बात करें, दुनिया के जब
नामी ग्रामी और नुमाया क्रिकेटर्स आमने सामने बैठे हों या एक जगह पे इकट्ठे हों जी, तो अगर वो बात कर रहे हों खेल के एतबार से, तो वो खेल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप तफसील से बयान करना शुरू करें तो आपके पास कॉन्टेंट होता है। बिल्कुल बजाय इसके कि अगर आप देखें ये रिवर्स स्विंग भी पार्ट ऑफ गेम है, बिल्कुल। लेकिन उसको किसी भी मुल्क के खिलाड़ियों के साथ जोड़ देना, किसी भी मुल्क के साथ निशाना कर देना, ये जरा कुछ और तरीके से होता है। हमें असल में जी बजाय इसके कि हम दूसरों के ऐब निकालते रहें और उनकी जो खूबी है किसी की भी है, किसी की भी खूबी की उंगलियां उठाते रहें, हमें अपने आप को अपनी ताकत में इजाफे के लिए काम करना चाहिए। हमें अपनी क्रिकेट का मयार बुलंद करने के लिए बात करनी चाहिए कि ताकि हमारे पास अपनी क्रिकेट के हवाले से इतना ज्यादा मवाद मौजूद हो कि हमें किसी और तरफ दाएं बाएं देखने की जरूरत ही पेश ना आए। अगर कोई दो शख्स जिन्होंने 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हों और वो अगर इस तरीके से बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके पास आपके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में बात होगी। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले दुनिया के किसी भी और बड़े क्रिकेटर्स को बात करते हुए सुनेंगे तो वो आपको खालिस्तान खेल के मामलात के ऊपर बात करते हुए दिखाई देंगे। 40 ओवर की क्रिकेट अगर वो T20 मैच को कवर कर रहे हैं, 100 ओवर की क्रिकेट अगर वो वनडे मैच को कवर कर रहे हैं, 5 दिन की क्रिकेट अगर वो टेस्ट मैच को कवर कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। या तो वो बॉल की फुटेज उनके पास होती कि वो दिखाते वहां से, ठीक है जी, उसको साथ में एक्सप्लेन करते कि ये एक स्पेसिफिकली वो एरिया है, वो जगह है बॉल का जहां पर बॉल के साथ कुछ हुआ है, तो वो एविडेंस उसका होता है और उसके ऊपर आर्गुमेंट ज्यादा अच्छे अंदाज में होते हैं कि ये एक एरिया ऐसा है। और साथ में चूंकि वो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले हैं, वो बॉल पकड़कर उसको बता भी देते हैं कि ये एरिया कैसे बन सकता है, ठीक है। अभी रात को अता और रहमान साहब बता रहे थे कि 15वें 16वें ओवर में रिवर्स हो सकता है, उसकी कंडीशन है कि अगर आपका स्क्वेयर जो है वो इस किस्म उसको सपोर्ट कर रहा हो, बॉल को उससे कुछ मदद मिल रही हो जो आपका स्क्वेयर है, ठीक है, तो वो भी मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो ये उनका ख्याल है। बहरहाल वो माशाल्लाह उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, हो सकता है वो अपनी राय में बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसी चीजों से अगर आप गुरेज करें और क्रिकेट के ऊपर रहें तो ज्यादा ऑप्टिक्स हैं उसके। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, हमारी अपनी क्रिकेट जो है वो इस वक्त आप देखेंगे किन हालात में है कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। टूर्नामेंट में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम पाकिस्तान है, जिसके बारे में कन्फर्म हो गया था कि पाकिस्तान टीम बाहर नहीं है। तो हमारे पास एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि अपनी ही क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू की जाए तो वो काफ़ी नहीं हो सकती है। हाफिज साहब, सेमीफाइनल है कल 2 टीम्स के दरमियान, एक तरफ अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका, दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड है। अगर बारिश हो जाती है मैच में तो फिर क्या सूरत हाल होती है? किस तरह से देखा जाता है कि फ़ाइनल में कौन सी टीम शामिल होगी? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैच होता नहीं है तो फिर तो जो टेबल पर टॉप कर रहे होंगे सुपर 8 पे, उनके लिए आसान हो जाएगा, बल्कि बहुत उनको एक तरह से वॉक ओवर ही मिल जाना है। क्योंकि मेरा ख्याल है जो कंडीशंस हैं वो ये बताती हैं, जो मैच की उस दिन की हैं, जो कवानीन हैं वज़ा किए गए इस सेमीफाइनल के लिए, वो ये है कि अगर आप सुपर 8 सुपर 4 में टेबल पर टॉप कर रहे हैं तो फिर आप अगर मैच नहीं होता तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगले मरहले के लिए, यानी कि फाइनल के लिए। क्या बात है। तो ये होना नहीं चाहिए इस किस्म का। अगर कोई टीम इतनी मेहनत करके फाइनल तक पहुंची है तो उसका रिजर्व डे बहरहाल होना चाहिए। बिल्कुल। दोनों मैचेस का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को देखते हैं तो जिस मेहनत के साथ जितनी मतलब उन्होंने जितनी मुशक्कत उठाई है, मेहनत से बढ़ के जो मुशक्कत उन्होंने उठाई है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अगर उनका मैच बगैर खेले ही वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाते हैं तो ये कितना अफसोसनाक होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया और इंग्लैंड का भी है। तो उनका तो मेरा ख्याल रिजर्व डे है, एक जो सेमीफाइनल है उसका रिजर्व डे है, एक सेमीफाइनल का रिजर्व डे नहीं है। बिल्कुल ऐसे दोनों सूरतों में बारिश जो है वो अनकंट्रोलेबल है, लेकिन आप जो मैक्सिमम उसको मैच को इनकाद को यकीनी बनाने के लिए कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेट होगा अगर कोई भी टीम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल पाती और दूसरी टीम को फाइनल में जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन बहरहाल वेदर है, आप उसके ऊपर किसी हद तक ही जो ज़मीनी चीज़ें हैं उसके ऊपर आप उसका मुतबादल कर सकते हैं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट है 1992 के वर्ल्ड बारिश वाले
सीन में बहुत बदकिस्मती रही उनकी। और उसके बाद भी कई मैचेस ऐसे टूर्नामेंट्स आए इवेंट आईसीसी के इवेंट्स के जहाँ पर वो बहुत अच्छा खेलते रहे, लेकिन अचानक किसी एक नॉकआउट मैच में वो नॉकआउट हो गए। बिल्कुल। अब देखना यह है कि बाहर आ लिया, लेकिन चारों की चारों टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं, इन चारों ने पूरे वर्ल्ड कप में बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को देखें, इंडिया को देखें, जनूबी अफ्रीका को देखें या आप अफगानिस्तान को देखें, ये चारों टीमें मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ अपोजिशन के खिलाफ, मुख्तलिफ किस्म के बॉलर्स के खिलाफ, मुख्तलिफ किस्म के बैटर्स के खिलाफ रन करते हुए, विकेटें लेते हुए और मुश्किल हालात में मैचेस जीतते हुए, मुश्किल मैचेस को जीतते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई भी टीम जो है किसी को बहुत ज़्यादा गैर मामूली किसी को लक ने फेवर किया और वो सेमीफाइनल तक आई है। तो ये सारी की सारी टीमें मेहनत करके आई, अच्छी क्रिकेट खेलकर सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। तो बेस्ट ऑफ लक इन तमाम टीमों के लिए जो फाइनल में जाती है और फिर जो फाइनल में कामयाब होती है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उमर, अगर आपसे मैं पूछूं फ्रेंडली ओपिनियन कि आपको क्या लग रहा है करते हैं। मैं वैसे अफगानिस्तान पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप कर ले एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि अगर हम बात करते हैं, हम कल से मतलब इस बारे में प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ वक्फे के हिसाब से प्रेडिक्शन बदल भी जाए। अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, क्या लग रहा है फाइनल्स में कौन सी टीम्स होंगी? सबसे पहले आप अफगानिस्तान के बारे में बताइए, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? देखिए, वो बात हाफिज साहब से हमारा राब्ता हो गया, तो उससे पहले मैं एक बात कर रहा था कि हमने थ्रू आउट एक वर्ड को बड़ा डिस्कस किया है। आप बताओ ना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हमने कई सारी बातें डिस्कस की हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। एक वर्ड है, सिंपल यार, एक वर्ड है, एक वर्ड है, कमाल है, इसको भी बहुत जिक्र किया था हमने। एक वो पी से स्टार्ट होता है वर्ड, प्रोसेस। यस, प्रोसेस। बात ये है प्रोसेस की। तो अफगानिस्तान क्रिकेट, अब ये भी बात कह लें कि पाकिस्तान ने स्पॉट किया, चलो अब ये भी मान लेते इंडिया ने स्पॉट किया, लेकिन बात ये प्रोसेस, अफगानिस्तान की क्रिकेट ने वो फॉलो किया है प्रोसेस। आप ये देखें कि जितने भी प्लेयर्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे पहले जो प्लेयर्स खेलते थे उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। फिर ये जो क्रिकेट इनको जितना एक्सपोजर मिला है, एक तो बात 100% दुरुस्त है, वो ये है कि नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें जो हमारे पश्तून जो लोग हैं और इवन हमारे जो केपी पूरे पाकिस्तान में, आप इवन ईरान में भी आप क्रिकेट अगर आप करेंगे ना टैलेंटेड, हाँ, तो आपको मिलेगा। तो कहने की बात है नेचुरल टैलेंट, ईरान की भी क्रिकेट टीम है वैसे वो निचली सतह पे, तो कहने की बात ये है कि वो टैलेंट तैयार हो रहा है और वो क्रिकेट दिखाया है उन्होंने। जितने भी जो इमिग्रेंट्स थे, राशिद को आप देख लो, राशिद का जो है शाहिद अफरीदी से कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन उनकी है, और जैसे उन्होंने कुछ आपको अगर देखा हो तो कोई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है, शाहिद अफरीदी ने उनको मुबारकबाद पेश की, तो फिर उन्होंने जवाब दिया और बहुत खुशाइन बात है ये। तो कहने की बात है, ये बहुत से प्लेयर्स रहे हैं जिनका रोल रहा है। मोहम्मद शहजाद को आप बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और मैं ये बिल्कुल 100% मैं बगैर किसी हिचकी के बात कह सकता हूँ कि मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान के पहले सिटीलेटिक प्लेयर थे जो जारहाना क्रिकेट का आगाज़ किया अफगानिस्तान के लिए, ओपनिंग करते थे, और बेशक पेसर्स हो भी उनके खिलाफ जो है वो स्टेप आउट करके खेलते थे, बड़ी शॉटें खेलते थे। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2016 में जिस तरह से उन्होंने बोबास्टिक स्टफ दिखाया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिखाया, तो कहने की बात यह है कि अफगानिस्तान बहुत ही अमेजिंग रहा है, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो किया है, जान मारी है, एनर्जी दिखाई है, वर्व दिखाया है, पैशन दिखाया है, और ये एक प्रोसेस का सिलसिला है कि वेट किया उन्होंने और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कामयाबियाँ समेटी है। और ये आप सिर्फ ये क्रिकेट टीम को क्रेडिट नहीं दे सकते, ये जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, और शारजा में भी इन्होंने खेले हैं। अब क्योंकि क्रिकेट तो होम में खेल नहीं सकते थे ये लोग, तो इस वजह से शारजा का होम ग्राउंड बना, और पाकिस्तान ने भी इनको स्पॉन्सर किया काफ़ी ज़्यादा। वो इंडिया ने भी इनको 2018 में होम ग्राउंड अपना दिया, सारा कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान का भी रोल रहा है। हम वाकई ये बात को कहते हैं कि हमें क्रेडिट किसी का नहीं चाहिए, हमारी हिस्ट्री रही है, लेकिन अफगानिस्तान ने जो स्पार्क दिखाया वो डिजर्व करती थी। हम तो शुरू से शो के बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन में आप रिकॉर्ड उठा लेके अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जा सकती है, और गई है क्योंकि एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाया है, बिलीफ बड़ा तगड़ा है उनका, आपस में यूनिटी है। हम यूनिटी को जो है कहते रहे कि यूनिटी हमारी टीम में नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान को आप कंपेयर करें ऑन द अदर साइड, तो आप देख लें कि अच्छा, उमर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, तो पैट कमिंस को एक इंडियन फैन ने कहा कि मतलब ये बदला है अहमदाबाद वाला, डायरेक्टली बोला, तो फिर पैट कमिंस केम आउट। अच्छा, मैं
मैं अपनी राय बाद में देती हूँ। उमर, आपको लगता है कि फैंस को डायरेक्टली प्लेयर्स के साथ कोई इस किस्म की बात करनी चाहिए जिससे वो हर्ट हो जाएं? देखिए, जो क्रिकेट से जनरली प्यार करते हैं ना, वो इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को भी समझना पड़ेगा उनको, ठीक है। 110 बात होते हैं। अब विराट कोहली जो है बेशक इंडियन है, लेकिन क्वालिटी जो क्रिकेट खेलते हैं वो सब लोग उनके फैन है, उनके क्रिकेट के, रोहित शर्मा के, और हर इवन जितने भी प्लेयर आ रहे हैं, इवन स्काई जिस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर मेगा पाकिस्तानी फैन हो, उससे मिलते हो, अगर वो आपके अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप कोई उन्हें ह्यूमिलेट करो। इसी तरह अगर किसी पाकिस्तानी को आप कोई इस तरह कहते हो तो बिल्कुल आपका हक नहीं बनता। तो हाँ। समझना पड़ता है, हर एक की बाउंड्री होती है और लिमिट होती है, डिकोरम होता है, उसे तजावुज़ करेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। पैट कमिंस जो ह्यूमन बीइंग है, क्रिकेटर तो छोड़े आप, बहुत ही डाउन टू द वायर इंसान है। और आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया की, वैसे भी आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, बटलर को इवन देख ले, ये लोग ऐसे हैं कि आप बात करेंगे हब्बल लोग हैं ये। तो इस तरह बनता नहीं है कि फैन का इस तरह कहे, ठीक है आप जीते हो, आप जश्न में रहो, हाँ। आप दावतें भी करो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि किसी को आप डायरेक्टली इस तरह करो। और पैट कमिंस ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया को लीड किया है, चाहे आप रेड बॉल क्रिकेट को देख ले, आप 50 ओवर क्रिकेट को देख ले, तो रिमार्केबल है। और 2 हैट्रिक किए इन्होंने, कोई आसान बात तो नहीं होती। 2007 में पहली बार 16 सितंबर साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट बांग्लादेश जो है वो ब्रैडली ने हैट्रिक की थी, और 17 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलिया ने हैट्रिक की और 2 बार कर लिया, वो पैट कमिंस है। तो आप वो भी तो देखे ना, फिर साथ आप ये भी कह देते कि आपने हैट्रिक की है 2 बार, इसका भी क्रेडिट दे देते वो फैन। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और बाकी एक सवाल जो आप कह रहे थे अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में बिल्कुल करंट है मीरब के, वो फाइनल में भी चले जाए। साउथ अफ्रीका आसान बिल्कुल भी नहीं लेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका एक चैलेंजिंग क्रिकेट खेलता रहा है और अभी तक उनकी इस टूर्नामेंट में हिस्ट्री रही है कि वो चैलेंज को इम्ब्रेस किया है, तो अभी यहाँ पहुँचा है। और जहाँ तक हाफिज साहब ने भी बात की थी कि रेयर समटाइम्स इनको जो है वो मिसफॉर्चून वो रहे हैं, तो रेयर फैक्टर भी अगर होगा तो वो तो टॉप करके आ रहे हैं, हाँ। तो वो उनको इस बार एज है। और अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में चला जाता है तो बे भी जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर दे, क्योंकि इस बार मैंने आपको कह रहा हूँ कि रग्बी टीम ने भी हिस्ट्री क्रिएट की थी पिछले साल, बल्कि वो भी इसी तरह हिकअप्स कर करके वो क्वार्टर फाइनल फिर सेमीफाइनल फिर फाइनल में पहुंचे। तो यू नेवर नो कि चलें, सरप्राइजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे पैट कमिंस की और फैंस के रिएक्शन की, तो मैं एक मैसेज फैंस को देना चाहूँगी। वो ये है कि जब आप किसी जहाँ पर एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा हो कि जहाँ पर मुख्तलिफ कंट्री से प्लेयर्स आए हों, टीम्स आई हों, और जब आप स्टेडियम में मौजूद होते हैं एज अ क्राउड, बिल्कुल, तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपका नाम, आपकी शख्सियत कोई नहीं जानता, नोबडी नोज दैट हु इज़ ही और हु इज़ शी। आपके साथ जुड़ता है आपके मुल्क का जो नाम होता है वो। ये इंडियन फैन था, इसने ये कहा, ये पाकिस्तानी फैन था, इसने ये कहा, ये ऑस्ट्रेलियन फैन था, इसने ये कहा, ये इंग्लिश फैन था, इसने ये कहा। अब आप देखें कि जब भी आप क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, हम देखते हैं कि PSL के दौरान भी बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में हम बात करें तो वो बहुत लंबी बात हो जाती है कि फैंस ने इस तरह के काम किए हैं, और फिर वीडियोस बनाना और फिर उनके पीछे से बोलना। देखें, ये जो होते हैं ना, ये आपके फ्लैग कैरियर्स होते हैं, सिर्फ आपके नहीं। अगर किसी भी कंट्री की हम बात करते हैं तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बिकॉज वो उनके कंट्री का नाम आगे लेकर जाते हैं। क्रिकेट ऐसी चीज़ है या स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ होती है जो 2 मुल्कों को कनेक्ट करती है। तो आप एज अ फ़ैन आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? आपका अपना सोशल मीडिया आपके पास है, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आप किसी को बोलेंगे तो जब वो शख्स आपके बारे में बात करेगा तो वो आपको नहीं जानता है, वो आपके कंट्री का नाम आपके साथ लगाएगा। तो अपने कंट्री से जो लोग प्यार करते हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे उनका मुल्क बदनाम हो। तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान से है, ख्वाह कोई इंडिया से है, ख्वाह कोई अफ़गानिस्तान से है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने उठने बैठने से ये बताएं कि आप किस कंट्री से हैं, कि आपके पीछे कौन सा मुल्क है। तो मेरे ख्याल से कि आपके मुल्क की भी इज़्ज़त होगी, आपकी भी इज़्ज़त होगी। अगर आप एज अ ऑडियंस वहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं जिससे कोई दूसरा हर्ट होता है, तो वो आपको नहीं जानता, ना आपका चेहरा वो जानेगा। वो ये उसको ये पता होगा ये फ़लाँ मुल्क से था, और वो एक पूरा मुल्क के साथ वो एक लेबल जुड़ जाता है कि फ़लाँ कंट्री के जो लोग हैं वो बहुत बुरे हैं, फ़लाँ कंट्री के लोग जो हैं वो बहुत बदजुबानी करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि आपको इस चीज़ का ख्याल रख के स्टेडियम में जाना चाहिए कि हम सिर्फ यहाँ पर ऑडियंस नहीं है, हम एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर जा रहे हैं।
तो डिफरेंट लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस भी मौजूद होंगे, वेस्ट इंडीज़ के लोग भी होंगे, अमेरिकन्स भी होंगे, तो आप उनके अंदर अपना आप किस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डू यू एग्री उमर? 110% एग्री। उसकी वजह ये है कि आप जाते हो मैच देखने, मैच एंजॉय करने जाते हो और अपनी टीम को सपोर्ट करने जाते हो, तो आप देखो ठीक है इमोशंस को संभालो, ठीक है हर्ट होता है हर बंदा, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप लिमिट क्रॉस कर दो, एक दूसरे को हर्ट करो और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने ये देखा है कि 2019 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जब मैच जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, तो जो क्राउड में हुआ था वो सबके सामने है, मैं इसको ज़्यादा अगर हाईलाइट ना करूँ, सबके सामने है। और भी यूएई में भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, ये नहीं होने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, इंडियन हो, ब्रिटिश हो, कोई भी हो। ये हर एक को जो है क्रिकेट के लिए काम करना है, क्रिकेट की क्वालिटी के लिए काम करना है अपने अपने एंड से। वो इस तरह कर सकते हैं कि आए मैच देखे, हार एक्सेप्ट करे, ठीक है, और लेकिन ये नहीं कि आप जो एक दूसरे पे आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। हम यूएसए से हारे थे तो क्या मतलब, हमने तो इस तरह कुछ नहीं किया, मेरे बाप के सामने हम बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन फिर भी ये है कि चलें वो तो एक डिसेंट एक क्लास थी, वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अगर हम देखें कि पीएसएल में जो कुछ होता रहा है, मैं नहीं कहती हूँ कि सिर्फ किसी खास मुल्क के लोग ये सब करते हैं, तमाम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। वो क्या होता है कि एक आप फ्रेंड्स होते हैं और एक फन फैक्टर के लिए आप ऐसी स्लेजिंग का आप मेरा ख्याल कहना चाहिए, स्लेजिंग क्रिकेट के खूबसूरती है, मतलब आप देखें एग्रेसिव क्रिकेट की, बट दैट इज प्लेयर टू प्लेयर, वो भी एक लिमिट में होती है। वो एक होता है कि चलो आओ मुझे हिट करो, यानी आप देखें मिचेल जॉनसन का हुआ था विराट कोहली से, बड़ा एक फेमस इनकाउंटर हुआ था टेस्ट मैच में, तो विराट कोहली को जोश उन्होंने दिलाया और विराट कोहली ने फिर उनको भाई स्मैक किया, हिट किया। तो इस तरह की चीजें होती है। शुएब अख्तर जाने जाते थे, लेकिन ये है कि वो प्लेयर टू प्लेयर, इट्स नॉट अबाउट कि अब क्राउड में से कोई भी उठकर उनको बात करे, एक रिस्पेक्ट होती है और आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इट शोज कि हाउ यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। खैर, हमें ज्वाइन किया है जनाब आज मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए कादिर ख्वाजा ने, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा बहुत खुशी हुई है कादिर आपको यहाँ पर देखकर, वैसे आप लेट हैं लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, ग्रेट हैं। अच्छा कादिर, अभी हम बात कर रहे थे स्लेजिंग के बारे में, जो अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि पैट कमिंस को एक फ़ैन ने इस तरह से बात की, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी लंबा तस्करा किया है कि फ़ैन्स को अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए सोचना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा कंट्री, उसको हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो मुल्क का नाम साथ जुड़ जाता है। क्या समझते हैं आपके, क्योंकि आपने तो देखा हुआ है, यू नो यू आर आई विटनेस के एग्जैक्टली क्राउड में होता क्या है, प्लेयर्स क्या फील करते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, हाउ डू यू पोर्ट्रे दैट सिचुएशन? देखिए मेरा ये प्लेयर्स भी इंसान होते हैं और हमने मुतअद्दिद जगह पे देखा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पर आवाज़ें लगाई जाती हैं। और मैंने तो यहाँ पर पीएसएल के दौरान भी आमिर के भी लोगों को लगाते देखा है, मुख्तलिफ प्लेयर्स को लगाते देखा है। अच्छा, फिर इमाम को देखकर लोग कहते थे, जुमले कसते थे, फिर अहमद शहजाद को कहते थे सेल्फी सेल्फी, आपको याद होगा। फवाद आलम को भी कहा गया, इफ्तिखार अहमद को चाचू चाचू कह रहे होते हैं ग्राउंड में। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो हैं वो जुमले लगाए जाते हैं और आवाज़ें लगाई जाती हैं, जिससे प्लेयर इरिटेट भी होता है। ज़ाहिर बात। तो हर प्लेयर की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। प्लेयर जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इट डजंट मीन कि आप जो है वो प्लेयर पे बैशिंग करना शुरू कर दें। आपके इख्तलाफात होंगे लेकिन आपको एक तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई छोटा भाई नहीं है, वो प्लेयर जो अंदर ग्राउंड में खेल रहा है, ऐसे ही है। तो इस तरह इंडियन प्लेयर्स के साथ भी मुख्तलिफ दफार में देखा जा सकता है, हुआ है। इंजमामुल हक पे एक बड़ा वाक़या हुआ था जब वो ग्राउंड में बैट लेके अंदर चले गए थे। तो वो के साथ भी एक बर्दाश्त की हद होती है। और अभी हारिस रऊफ के साथ रिसेंट ये जो वाक़या पेश आया, उस पर भी आप देख सकते हैं। फैमिलीज होती हैं साथ, वो आप लोगों के मुलाजिम नहीं है, आप लोगों के बाउंड नहीं है कि आप लोगों के साथ उन्होंने तस्वीरें लेनी है। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर पाबंदी लगाता है कि आपने फैंस के साथ जो है वो इतना इंटरेक्शन नहीं रखनी, आपने मुलाकात नहीं करनी, आपने बाहर नहीं जाना। और एक तरफ जो है वो फैन ये समझता है कि ये हमारी जायदाद है, हमारी मलकियत है ये प्लेयर। ऐसे ही है। तो प्लेयर जो है नो डाउट वो पाकिस्तान का होता है, अपने फैंस की वजह से ही जाना जाता है, लेकिन आपको एक तमीज़ के दायरे में रहकर अपने आप को देख कर करना चाहिए कि आपका मुकाम क्या है और वो जो अंदर खेल रहा है उसका मुकाम और लेवल क्या है, सही बात, उसका नाम क्या है। तो आप इसलिए थोड़ा सा हमें भी एहतियात करनी चाहिए। देखिए, तस्वीर लेना आप एक तमीज़ के दायरे में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो होगा। एक वाक़या था 2022 में, तो वो मेरे दोस्त ही बताते हैं कि वहाँ पर जो है वो बाबर आजम आए थे
होटल के अंदर जाने लगे थे तो एक फ़ैन ने कहा कि मैं आपका बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बाबर आजम ने थोड़ा सा रूड होकर उनको कहा कि खड़े हो, उधर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो फैंस जो हैं वो इस तरह भी हर्ट होते हैं। हाँ जी। आप जब आपको अगर फ़ैन क्रिकेटर्स को भी चाहिए कि अगर आपके साथ फैंस जो हैं वो आते हैं, इन्हीं की वजह से आप जाने जाते हैं और इन्हीं की वजह से आप लोगों को कहते हैं कि मेरे फ़ैन मुझे बचा लेंगे। तो जब आपके फैंस आपसे नाराज़ होने शुरू हो जाएंगे ना तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अभी जो है वो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलती है वो आपके फैंस ही चलाते हैं। वो कोई पेड लोग नहीं होते, उन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए होते। तो दोनों साइड से गलतियां हैं। लेकिन कादिर भाई जो पीआर कैंपेन्स है उसका क्या फैक्टर है, वो क्या चीज़ है फिर? पीआर कैंपेन्स जो है वो आजकल के दौर में, देखें आजकल के दौर में ना आपको हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। आपका मोबाइल आपका शऊर है, ठीक है। आजकल जो है वो लोग टीवी कम देखते हैं और मतलब जिसे कहते हैं ना कि पहले लोग ज़माने में बैठ के, पहले आप तो मेरे ख्याल में अभी यंग हैं, आपके दौर में तो नहीं होगा टीवी ज़्यादा रुझान वगैरह, मोबाइल के दौर के मेरे ख्याल में। क्या उम्र है आपकी? वैसे है ही अच्छी खासी उम्र ही है। बात यह है कि टीवी शीवी के दौर में भी अच्छा, वैसे थोड़ा सा जो है वो शर्माया। वैसे उम्र आपकी उम्र कितनी है बता दें या कोई बात नहीं? अंडर 30 है कादिर भाई। अंडर 30 है ना? तो अंडर 30 है तो अभी फिर आप इसका मतलब छोटे हैं ना। तो आपने खैर वो आप 90s के तो होंगे, आई थिंक सो। एग्जैक्टली। तो जो अर्ली 20s के हैं या लेट 20s के बच्चे पैदा हुए हैं वो उन्होंने ये चीजें नहीं देखी जो टीवी में बैठ के हेडलाइन देखते थे। तो टीवी पे ही आता है कादिर भाई। देखें टीवी का अपना मजा है, लेकिन जो ग्राउंड में आपको पता है पाकिस्तान में मजा क्यों नहीं आता? क्यों? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप जब जिधर बैठे होते हैं ना एंक्लोयर्स में, उधर से आपको प्लेयर नजर नहीं आ रहा होता। आप दुनिया के किसी भी ग्राउंड में चले जाएंगे ना, आपको टीवी से ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आपके सामने प्लेयर खड़ा होगा। बड़ी बात की है यार ये। ठीक है। अब जो कज़ाफ़ी स्टेडियम रिवैम्प हो रहा है उसको जो नया डिजाइन किया गया है वो यही किया गया कि ग्राउंड और जो प्लेइंग एरिया है उधर से और एंक्लोयर का जो फासला है वो कम होगा। आउटफील्ड वगैरह बदली जाएगी या कुछ इस नहीं, वो कोई नहीं बदली जाएगी। आपके सिर्फ एंक्लोयर्स जो हैं उनको नया तामीर किया जाएगा, उनको करीब किया जाएगा ग्राउंड के, ताकि लोग नजर आए। अब आप देखें कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो समझें कि प्लेइंग एरिया है और प्लेइंग एरिया से एंक्लोयर तक कम से कम 5-6 प्लाजे तामीर हो सकते हैं। इतना फासला है तो वो प्लेयर कैसे नजर आएगा? लोग तो सिर्फ हल्ला गुल्ला एंजॉय करने जाते हैं ना, दूर से देखते हैं। तो मुख्तलिफ आप ग्राउंड में देखें ना, आप अगर लॉर्ड्स में चले जाएं, अगर आप मेलबर्न में देखें, मेलबर्न का हालांकि ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है लेकिन उधर प्लेयर नजर आता है, आपको उसकी शक्ल क्लियर नजर आती है। आप इधर लॉन्ग ऑन पे बैठे होंगे तो आपको थर्ड मैन के प्लेयर की शक्ल नजर आ रही होगी कि वो कहाँ पर, वो कौन खड़ा है। तो दुबई जो स्टेडियम है मुझे इस टाइम पे मतलब एक बात बता रहे हैं बढ़िया, मुझे कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ना, आर्किटेक्ट के लिहाज से मुझे दुबई स्टेडियम बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप उसका जो स्टेडियम का तर्ज बनाया उन्होंने, वो आप इधर से बैठे होंगे फॉरेन पे बिलफर्स, तो आपको जो है वो डग आउट वाली साइड के ऊपर जो लोग हैं उनकी शक्ल भी नजर आ रही होगी। अरे वाह। ठीक है। तो उस तरह का डिज़ाइन है। मतलब आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी देखा हमने यूएसए में भी, यूएसए में तो अभी तैयार हुए हैं ना, अभी तो उन्होंने वो करीब से बनाया। पूरी दुनिया में ना स्टेडियम में जो इन्वेडर्स हैं वो जाते तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मसला ये है कि यहाँ पर बोतलें फेंकने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो कागज फेंकना शुरू कर देते हैं। कई प्लेयर्स को बोतलें लगी हैं जिसकी वजह से जंगले लगाए गए। तो आप इंग्लैंड में थे ना, आपने देखा अफगानिस्तान पाकिस्तान? जी, अफगानिस्तान लीड्स का मैच था वो, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का था। उसमें लोगों जो अफगानी जो शायकीन क्रिकेट थे उन्होंने पाकिस्तानियों को सीटें उखाड़ के मारी थी स्टेडियम के अंदर से। अच्छा, फिर उसके बाद उधर पुलिस ने तब उनको कुछ नहीं कहा। क्यों? पता नहीं, समझ से बाहर है कि क्यों आपस में जो है वो शारजा में भी इसी तरह ही हमें देखने को मिला था। कादिर भाई एटीट्यूड की बात करते हैं ना, हम अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, डिजर्व करते थे, लेकिन ये चीजें इनके फैंस को भी चाहिए कि सारे नहीं, बहुत तहजीब वाले भी है लेकिन कुछ है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि फिर कलेक्टिवली आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के फैंस और पाकिस्तान के फैंस, कोई ये तो नहीं कह रहा कि वहां पर क्राउड ये कर रहा था। तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन हम क्या हैं। क्योंकि अगर आप एज अ नेशन ये सब चीजें करते हैं तो फिर आपके कंट्री को भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं समझा रहा था कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अब जो वर्ल्ड कप जिस स्टेज में दाखिल हो चुका है ना, उसमें अब आने वाला मजा, क्योंकि बारिश हो सकती है। नहीं, बारिश नहीं बारिश का तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखें कि
अभी जो टीमें रह गई हैं उनको आप देखें तो मुख्तलिफ इतनी ज़्यादा टीमें थी, मतलब 4 ग्रुप थे और 20 टीमें थी, मतलब जिसमें बड़ी बड़ी टीमें भी बाहर हुई। लेकिन अब जो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अफ़गानिस्तान भी इजी नहीं हो सकती और इंडिया भी इजी नहीं हो सकती। इंडिया जीत गई, आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। उमर साहब आप हमें मानते हैं, फिर अब इंडिया जीत गई ना। किस तरह कमबैक किया उन्होंने सिर्फ बुमराह को लगाया, जिस तरह मोहम्मद रिजवान की दफ़ा लगवाया था रोहित शर्मा ने। ये कैप्टेंसी पे बड़ा जो है वो होता है उसके ऊपर इन्हिसार कि आपका कैप्टन जो है उस वक्त कितना हाजिर दिमाग है। उसको मार पड़ी थी सारे बॉलर्स को, ठीक है, उन्होंने पांड्या को लाया, 2 ओवर में उसको मार पड़ी, ठीक है, उस पर चार्ज कर रहा था ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श भी कर रहा था उस पर, और फिर वो बुमराह को लाए, बुमराह ने स्लोअर 1 किया। अच्छा, हमारा कप्तान तीसरा ओवर शहीद को बार बार दे रहे थे, शहीद को सही यूटिलाइज नहीं किया। देखें हमारे कप्तान की ना एक वो टिपिकल सी सोच है, माजरत के साथ, वो जो किताब में लिखा होता है। कप्तान के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, क्यों नहीं कह सकते जी? ठीक है, कहें। अच्छा, मैं उनको जो जितना ऑब्जर्व किया ना, वो जितना टिपिकल वो किताबी सोच नहीं होती कि एक दफ़ा किताब में लिखा गया है कि ये करना है हमने, और वो ही करते हैं, मतलब अपनी कोई मेंटालिटी नहीं है। आप देखें कि यार कोई भी हो ना, जब आपको विकेट्स मिल रही हो ना और आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो स्ट्राइक कर रहे हो, तो उस टाइम पे स्पिनर को लगाना नहीं बनता। आपको फिर फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना पड़ता है, उन्हीं से ही प्रेशर डेवलप करना पड़ता है और उन्हीं से विकेट लेनी पड़ती है। आपने जो मैच हुआ जिसमें पहले इन्होंने 4-5 आउट कर लिए, मेरे ख्याल में कनाडा के खिलाफ मैच था या आयरलैंड के खिलाफ मैच में इन्होंने 4-5 शुरू से आउट कर लिए और फिर उसके बाद स्पिनर लगा दी। मतलब आपके पास विकेट्स मिल रही हैं तो आपने 4 डालना है फास्ट बॉलर्स का एंड पे, आप क्यों लिंगर ऑन कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आज तो आप हाफिज इमरान ही लगी हैं। आपको पता है कि बर्थडे है। अच्छा, मेरा हैप्पी बर्थडे बाय द वे। बहुत शुक्रिया। आज हाफिज साहब शो में केक मंगवाना चाहिए था आपको। हाँ, ये बात तो है, लेकिन चले कोई बात नहीं, आज कोई मसला नहीं, केक भी कट हो जाएगा। को महीने का आखिर चल रहा है, को महीने का एंड चल रहा है। ये अच्छी बात की आपने। ये बात तो है वैसे। अच्छा, कादिर हाफिज साहब नहीं है, मैंने कहा थोड़ा फ्लेवर ऐड करती जाऊं मैं साथ-साथ। वैसे कोइंसिडेंस है कि हमने वाइट पहना है। एक दफा पहले भी हमने, मेरे ख्याल में वो एक शर्ट थी पर्पल कलर की थी या येलो कलर की, मरून सा था। मैं आपको रोक रहा हूं, आपको केक चाहिए था आपका, क्या आप लेके आते? उनको बर्थडे का भी पता चला? सर मुझे नहीं याद था, मुझे अपनी बड़ी मुश्किल से याद रहती है। मैं इस तरह ये बर्थडे के मामले में मैं थोड़ा सा कमजोर, फिर शो के बाद अभी मंगवा लेते हैं इंशाल्लाह ताला। कोई मसला नहीं है, हम शाम वाले शो में काट लेंगे, कौन सा 12 बजे के बाद हो जाए। कादिर और मैं तो डाइटिंग पर हैं, तो वाह क्या बात है। उमर, आप वैसे केक खा लेते हैं? खाई लेता हूँ, चख लेता हूँ। जितनी आपकी सेहत है वैसे आपको जो है ना वो सिर्फ एक टॉफी खानी चाहिए। तो आप भी जो है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बात। अच्छा, मेरी अफगानिस्तान के साथ है वोट, मैं आपको पहले बता दूं। मैं फाइनल देखता हूँ इंडिया और अफगानिस्तान का। अरे क्या बात है, क्या बात है। ऐसे अगर ऐसा हो जाए, देखिए इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड वो नो डाउट बहुत बड़ी टीम है। अगर तो इंग्लैंड इंडिया को हराता है तो ये कप फिर इंग्लैंड का है। और अगर साउथ अफ्रीका फाइनल पे नहीं, साउथ अफ्रीका का मुझे नहीं ख्याल, अगर फाइनल पहुंचता तो वो हार जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड से जीत पाएगा। और अफगानिस्तान को आप फिर फाइनल में देख अफगानिस्तान। अच्छा, मैं आपको बात बताई थी ऑस्ट्रेलिया इंडिया पे। मैं इंडिया पे इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? वो इसलिए था कि इंडिया जो है वो विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रही थी, ठीक है। जब आप जीतते जाते हैं ना तो आप फिर उस वक्त पकड़े नहीं जाते। पाकिस्तान जो था उसको अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे से हम हारे, उसके बाद हम जीतते चले गए, वो तो आखिर में हम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसे हमारे गंदे फैसले हो गए। कोई परफॉर्मेंस, बॉलिंग हम लोग अच्छी कर रहे थे, नसीम अच्छी कर रहा था, उधर विकेट बेन स्टोक की हमें मिल जाती तो हमारा वर्ल्ड कप था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिली तो उन्होंने ग्रैब किया। लेकिन ये है कि आप देखें कि डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, इसमें कोई शक नहीं है, और उसको इस चीज का एडवांटेज है। वो जिस तरह उसने कमबैक किया है, मतलब वो ग्रुप स्टेज में सबसे एंड वाले नंबर्स पे थे, लोग कह रहे थे यार इंग्लैंड जो है वो बाहर हो रहा है, इंग्लैंड बाहर हो रहा है, और वो उन्होंने वापस जो कमबैक किया है वो उसके बाद अब देख लें, अब वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो ये जो 4 टीमें हैं ना, ये बिल्कुल मेरिट पे हैं, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है। मतलब जो अच्छा खेल खेलता है ना उसी को डिजर्व करना चाहिए। मैं दुआओं से आपको, कुदरत का निजाम अल्लाह माफ करे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जब गेम कर रहे हैं ना, एक प्रोफेशनलिज्म है आपके अंदर, तो फिर आपको अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ सिंसियर होना चाहिए, प्रोफेशन के साथ सिंसियर होना चाहिए, और फिर आगे आपने जान लड़ा के आए ना
आप ये जिसे कहते हैं ना पंजाबी में मांग तंग करके ना आए। हाँ। आप अपने प्रॉपर एक गेम खेलें, आपके पास जो आपकी एबिलिटी है उसको शो करें। आपने जो है वो मुंह बनाए हुए थे ग्राउंड में, आप बात करते नहीं थे एक दूसरे से, तो आपको रिजल्ट भी तो यही मिलने थे। अच्छा, मैं इससे पहले आपकी गुफ्तगू से पहले मैं एक टर्म यूज करी थी कि कुदरत का निजाम भी वहाँ काम आता है जहाँ पर आप खुद मेहनत भी करते हैं, जहाँ पे नीयतें साफ होती हैं, जहाँ पर नीयतें साफ होती हैं। एग्जैक्टली, दिल साफ होते हैं। दिल साफ ये आप ये देखें, अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और माशाल्लाह से बहुत बड़ा मार्का है ये जी, और क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है? अच्छा, उन्होंने शायद, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, राशिद खान को मुबारक दी थी शाहिद अफरीदी, उन्होंने उसको प्रेस किया है कोड करके एक्स पे। उन्होंने कहा कि आपको हम देख के सीखते रहे। तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है। उन्होंने हर प्लेयर को रिप्लाई किया, उन्होंने हर बंदे को रिप्लाई किया। राशिद खान जो है वो इस टाइम पे दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है, मैं आपको बताऊं। अगर उसको ऑलराउंडर कंसिडर किया जाए ना, अब आप देखें टॉप विकेट टेकर अफगानिस्तान का फजल फरूकी, ठीक है, गुरबाज हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 वर्ल्ड कप। आप ये सोचें कि यार अफगानिस्तान की टीम जो है उसके दोनों प्लेयर इस टाइम पे राज कर रहे हैं। बात है ये, बहुत बड़ी बात है। उसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पहली दफा हुआ है कि कभी उसमें कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं है, ना बैट्समैन में ना बॉलर में। तो 7 में गुल थे, 9 में गुल थे, फिर देखे ना आगे कोई भी आते जाए, आपको लिस्ट मिलती जाएगी। आपके पास इतना कोई फास्ट बॉलर नहीं था, मतलब जो है वो जो ये कर सके, आगे इतना कोई बैटर नहीं था कि कोई रन की लिस्ट में आ सके टॉप 5 में। देखिए एक सवालिया निशान है ना आपके पास। आप कहते हैं किंग है बाबर आजम, आपके पास रिजवान है, आपके पास फखर जमान है, आपके पास इफ्तिखार है, क्यों नहीं है लिस्ट में? देखिए इफ्तिखार तो वैसे अगर मैं पर्सनली टेक दूं कि मतलब डिफाइन नहीं कर पाएगा। सर मुझे ये बताएं, दुनिया का कोई भी प्लेयर उस टाइम पे रोहित शर्मा के अलावा होता, उसके दिमाग में होता कि नहीं होता कि 5-6 स्कोर शॉट हूं, 100 करूं फिर मारूंगा? कोई भी दुनिया का प्लेयर होता वो ये सोचता कि यार 5-6 स्कोर ही रह गए हैं, 100 करने हैं। मैं भी इवन होता, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि मैं ये सोचता कि यार 92 हो गया, अब 8 स्कोर रह गए हैं, 4-5 गेंदे जो है ना वो सिंगल डबल करके 100 करूं अपना, फिर मारूंगा। हालांकि उसकी बॉल जो है वो बहुत उसने कम खेली हुई थी। उसके बाद ये मार्जिन था कि वो अपने बॉल्स को 4-5 बॉल ऊपर कर देता, कोई इतना फर्क नहीं पड़ जाता। अच्छा कादिर, बॉल से एक और चीज मेरे माइंड में आई है कि बॉल टेम्परिंग का भी जो है वो इल्जाम आयद हुआ है। नहीं, ये फजूल बात है। मैंने देखे इस तरह की बातें आपके इंटरनेशनल इवेंट पे नहीं होनी चाहिए। ICC अगर इन पे केस करता है तो क्या जवाब है इनके पास? ICC या इंडियन टीम या कोई भी अफगानी टीम इन पे केस कर देती है इंजमामुल हक पे, तो इंजमाम के पास क्या सबूत है? बॉल कादिर इतना बड़ा नाम इंजमामुल हक साहब, मैं यही पूछ रहा हूँ। मुबशर लुकमान और इंजमामुल हक में तो कोई फर्क नहीं रहा। फिर आप इल्जाम लगाएंगे तो सबूत के साथ लगाए ना। मैंने अगर ज़का अशरफ की ऑडियो लीक की थी तो मैंने साथ सबूत दिया था। मैंने हवा में तीर नहीं छोड़ा था कि ज़का अशरफ ये कह रहे हैं, मैंने तो उनका सबूत दिया था कि ये बातें हुई। मकसद क्या था? बेहतरी। ठीक है, देखे बेहतरी हुई है तो वो उनको हटाया गया ओहदे से। बेहतरी हुई है ना आपके बोर्ड में। तो आप देखें कि एक बंदा जो पर्सनल हो जाए, मतलब जिस तरह वो मेरे साथ पर्सनल हुए थे, 3-4 महीने उन्होंने मेरे पे पाबंदी लगाई रखी, कज़ाफी स्टेडियम में नहीं जा सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते थे। हमने तो सब्र किया, हमने तो अपना काम करते रहे। खबर तो वो जो मैंने तब भी निकाली। हफीज साहब जो है वो उधर बैठे थे जब $500 जुर्माना किया कि जी खिलाड़ी सो जाते हैं, तब मैंने खबर दी ऑस्ट्रेलिया से बैठ के, तो वो भी उनको चुभी। अच्छा, खुद जो उन्होंने बाबर वाली चैट अच्छा उस वक्त उनको मेरी ये खबर जो है वो चुभी, उनको तंग हुए कि जी ये खिलाड़ी अंदर की खबर कैसे चलेगी बाहर। अब अंदर की खबर खुद साबिक हेड कोच बाहर टीवी पे, नेशनल टीवी पे बता रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, वो उनको बता रहे हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, गिलक्रिस्ट से मुख्तलिफ क्रिकेटर जो है वो आपस में करते हैं पॉडकास्ट टाइप का, उनको बता रहे हैं जी खिलाड़ी सोए होते हैं। तो भाई आप कौन होते हैं बताने वाले अंदर की अंदरूनी कहानियां? बाबर की चैट फिर क्यों लीक की? बाबर की चैट देखे, बाबर की चैट लीक करवाई गई ना चेयरमैन के थ्रू। वो नहीं पर्सनल हरकतें थी। एग्जैक्टली, जिसका फायदा अगर किसी की इज्जत मजरू हुई थी, मुझे तो मैं तो हैरान हूं कि बाबर आजम ने तब केस क्यों नहीं किया। बस चेयरमैन थे ना उस वक्त। नहीं, चेयरमैन थे तो सो व्हाट, बाबर आजम उस टाइम भी केस करते ना, क्यों नहीं किया? साया कॉर्पोरेशन उस टाइम भी केस करती, क्यों नहीं किया?
नहीं सही बात है। देखिए जब इंजमामुल हक पे पाबंदी लगाई गई, जब उनको ओहदे से हटाया गया कि जी आप इस चीज में मुलव्वस हैं, तो इंजमाम ने कानूनी कार्रवाई खिलाफ क्यों नहीं की ज़का अशरफ के या पीसीबी के? तब क्यों मुंह बंद करके बैठे रहे? देखिए ये चीज़ें आपको अलाउ करती हैं कि आप लोगों को बता रहे हैं कि जो जिसका दिल चाहे वो जो मर्जी बात लगा। देखें एक जो है वो आपको एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा, इस सारी चीज़ का जो है वो पिक्चराइज करनी पड़ेगी। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। अब इंजमामुल हक ने इतने बड़ा नाम है, मतलब आप देखें कि पूरी दुनिया पे राज किया, उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इंडियन खिलाड़ी भी, इवन पूरी दुनिया के खिलाड़ी उनको प्रेस करते हैं कि वो एक रन मशीन था और वो बहुत अच्छा उसका टेम्परामेंट था। आप उनके तारीफ सुन सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, आपको बोलते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मतलब आप जो है वो एक वेल नोन आदमी हैं और आप साबिक कैरेक्टर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में भी इवन अभी तक बच्चे को पता है कि इंजमामुल हक कौन था, ठीक है? तो आपको चाहिए था कि आप सोच समझ के बोले ना, आप इल्ज़ाम ना लगाएं। मतलब आप पे उठ के कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा कि इंजमामुल हक जब चीफ सिलेक्टर थे तो वो पैसे लेके लोगों को भर्ती करते थे। कितना बड़ा इल्ज़ाम है ये, बड़ा इल्ज़ाम। आपकी मतलब आप जो है आपकी इज्जत मजरूर नहीं होगी तो आप उस पर केस नहीं करेंगे कि भाई मैं तो किया ही कुछ नहीं। सही बात है। तो जब आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास भी सबूत होना चाहिए ना, कि आपके पास सबूत हो कि आप सर आपके पास क्या सबूत है? आईसीसी केस करता है, आईसीसी बुलाए इनको कि जी इंजमाम साहब आप जो है वो इतना बड़ा नाम है, वो हमें बताएं, हमें इसकी निशानदेही करें ताकि हम इसको पकड़ें। बॉल टेम्परिंग हुई है तो अगर हमारे पास जो है वो इतने कैमरे 35-36 कैमरे लगे हैं, उसमें बॉल टेम्परिंग पकड़ी नहीं गई। शाहिद अफरीदी का पकड़ा गया था ना मुंह में चुबाते हुए बॉल, राना नवीदुल हसन के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों के पकड़े गए हैं बॉल टेम्परिंग। आप देखे जो ये स्टीव स्मिथ वगैरह जो गए थे पकड़े गए थे, रोए थे स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था हमने। अच्छा इतने कैमरे होते हैं, आपकी सोच है कि एक चीज पे नजर होती है। 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों पे कैमरा, 11 खिलाड़ियों पे तो कैमरा फिक्स है, बिल्कुल ठीक है। 3 मास्टर होते हैं ऊपर जो सामने लगे होते हैं, जो फॉरहैंड से भी दिखा रहे होते हैं और आपके डगआउट से भी दिखा रहे होते हैं। 6 कैमरे ये हो गए। फिर आपके 2 साइड पे लगे होते हैं, 4, और आपके जो है वो तकरीबन ये हो गए 11 और 6 17 और 4 21 कैमरे तो ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 32 से 33 कैमरे लगे होते हैं एक इंटरनेशनल मैच में, और वो एक चीज पे बाकी ऑडियंस पे लगा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्पाइडर कैम है, स्पाइडर कैम, ठीक है। फिर आपका बगी कैम है। तो ये चीजें मॉनिटर नहीं करेंगी कि कौन भाई क्या हरकत कर रहा है। तो स्पाइडर कैम पीएसएल में शुरू हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ? नहीं, स्पाइडर कैम तो बहुत पहले से, और एक कंपनी है दुनिया में जो ये ऑपरेट करती है, और अभी तक कोई और कंपनी नहीं। मतलब आइडिया है ना, अगर वो कंपनी ने आइडिया निकाला है स्पाइडर कैम का तो कुछ सोच के निकाला होगा, और वो देख लें कि पूरी दुनिया पे राज कर रही है आजकल। हर लीग में वो स्पाइडर कैम एक ही दुनिया में कंपनी है जो करती है ऑपरेट, और उनके पूरी दुनिया में लोग जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इनोवेशन है, ये आपके आइडियाज पे डिपेंड करता है ना, कि आपका आइडिया क्लिक कर जाए और आप दुनिया पे राज करें। तो खैर ये बात हो रही थी इसकी इंजमामुल हक की और बॉल टेम्परिंग की। तो बॉल टेम्परिंग जो है ना, वो उमर इतनी आसान चीज़ नहीं होगी आजकल के दौर में। आप चाहे यहाँ पे सिक्का रख के ना तो बॉल को उसके साथ कर रहे होंगे ना, अब तो आप सलाइवा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। आप सलाइवा नहीं लगा सकते, जबकि कोविड के दौरान रूल आया था ना ये। फिर आप जो है वो स्वेटिंग से अपने जो है वो स्वेट से आप कर सकते हैं उसको शाइन। और अब तो वनडे में भी 2 एंड से बॉल लगता है, तो आपको 25-25 ओवर लगते हैं। अब तो वो जो बॉल होता है वो तो पुराना होता ही नहीं है, शाइन तो उसकी बरकरार रहती है, और 20 ओवर्स में तो वैसे ही जो है वो निकाल जाता है, इतना महंगा बॉल होता है। तो ये चीज़ें खैर हमें थोड़ी सी ना सोच समझ के बोलना चाहिए कि यार मतलब हम इंटरनेशनल स्टार हैं और साबिक क्रिकेटर हैं और हमारी पूरी दुनिया में फॉलोइंग है, तो इसलिए हमें इसलिए जो है वो सोच समझ के बोलना चाहिए कि ये चीज़ें मुनासिब नहीं होती हैं। मतलब मुबशर लुकमान जो है वो उस तरह उन्होंने बोल तो दिया आके, लेकिन अब वो अल्टीमेटली फंस तो गए हैं।
चले होपफुली शायद वो क्लियर कर दे बेटर कि उन्होंने किसको टेक्स्ट पे कहा है, बेहतर है क्योंकि इतने बड़े स्टार लेकिन मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई जो वो बड़ा ट्रोल हो रहे हैं गुलबदीन आई थिंक वो जो कि उन्होंने हैमस्ट्रिंग का उन्होंने लगाया और फिर कल जो है वो सारे हंसे भी हैं उस पे इंस्टाग्राम पे। तो करते हैं समटाइम्स इट्स एक्टिंग। हाँ उन्होंने रिजवान ने बोला भी था कि वो ये होता है एक्चुअल में या कभी कभी एक्टिंग भी होती है। ये इस पे ये था कि बारिश शुरू हो गई थी तो उस तो रात जो है वो जॉर्डन ट्रॉट की तरफ इशारा आया कि स्लो डाउन। अब पता नहीं ये क्या चीज़ थी लेकिन ये इसको आप कंट्रोवर्शियल तो नहीं बना सकते ऑब्वियसली अफगानिस्तान। लेकिन यार मैच बहुत जबरदस्त हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। विकेट्स अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश लूज कर गया, इधर 7वां आउट हुआ उनका, उधर से बहुत अच्छा स्टार्ट किया कादिर भाई, 6 ओवर में 27 रन दिए सिर्फ और ये लोएस्ट पावर प्ले स्कोर था अफगानिस्तान का। आप ये देखें कि रहबानुल्लाह गुरबाज इतना जारहाना खेलते हैं, 32 डॉट बॉल खेली उन्होंने और टोटल अफगानिस्तान ने 66 डॉट बॉल खेली। तो आप ये चेक करें लेकिन बस तकरीबन 11 ओवर्स ये चेक करें आप 11 ओवर्स उन्होंने डॉट बॉल खेले। बिल्कुल सही बात है। देखें परफॉर्मेंस हमारे सामने है, जिस तरह से हम अगर बात करें तो बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है अफगानिस्तान के लिए, स्पेशली जैसे कादर ने मेंशन किया कि राशिद खान का एटीट्यूड वो बहुत मैटर करता है कि आप एज अ कैप्टन अगर आप विन कर रहे हैं कोई टूर्नामेंट या अगर आप सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर रहे हैं, फाइनल्स में कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स देखिए लीडर एग्जांपल है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा जब जिस भी जगह पे आप जिस कप्तान को भी देखेंगे ना, लीडर जो है ना उस पर डिपेंड करता है। जब तक वो एग्रेसिव नहीं होगा ना, जब तक वो एग्रेसिव नहीं होगा, डरपोक होगा, डिफेंसिव होगा, तब तक आपकी टीम आगे नहीं कर सकती कुछ भी। आप जिस कप्तान को उठा के देख लें, MS धोनी एग्रेसिव था खुद, कुमारा संगाकारा एग्रेसिव था खुद, पॉन्टिंग एग्रेसिव था खुद। आप बाकी ये रोहित शर्मा को देखें एग्रेसिव था, आप उसको मॉर्गन को देखें एग्रेसिव था, बेन स्टोक को इवन देख लें और आयरलैंड में खेले थे पहला वर्ल्ड कप, याद होगा आपको। ठीक है, बेन स्टोक की एग्जांपल आपके पास एग्रेसिव था। जो धीमे कप्तान होते हैं ना वो फिर इसी तरह ही रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात। शकीब उल हसन जब तक कप्तान थे बांग्लादेश की टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, एग्रेसिव थे ना, जान मारते थे, लड़ते थे टीम के लिए, वो नजर आते थे ग्राउंड में भागते हुए। धोनी जो है उसका क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसका माइंड जो चल रहा होता था। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आपकी फील्ड के दौरान बड़ी जरूरी है। आप जब एक फील्ड पे आप कप्तान होंगे और फाइनल लेग पे या कवर की पोजीशन पे सिर्फ खड़े रहेंगे ना, बिस्बाल अकबर तो अच्छे कप्तान थे, तो एज ए कैप्टन जी बहुत अच्छे थे। नहीं एज ए कैप्टन तो अच्छे नहीं थे कादिर भाई, मैं वही कह रहा हूँ बहुत अच्छे थे। मैंने इसमें कोई गलत बात की है, मुझे ही बताएं। यूरस खान, शाहिद अफरीदी एग्रेसिव थे, हफीज भी थे, हफीज का तो लेवल ही अलग था ना। ठीक है, लेवल ही और बहुत बड़े फैन मुझे लगते हैं बहुत आप ज्यादा। किस वजह से? देखिए मैं उनको बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, चले इस पे थोड़ा सा आप उनको फॉलो कर रहे हैं, मैं बचपन से उनको जानता हूँ। 2000 चले वो एक अलग टॉपिक है। 2010 में ये का कमबैक हुआ जब स्पॉट फिक्सिंग स्केड्यूल हुआ। प्लेयर के एतबार से वो बुरे नहीं है, हाँ प्लेयर के एतबार से मैं उनका फैन हूँ, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी और उनकी जो यू टर्न्स है ना वो बड़े मशहूर हैं। वो आपने उनको भुगता नहीं हुआ ना, इसलिए आपको पता नहीं है। हमने उनको भुगत चुके हैं स्क्रीन पर देखकर। लेकिन जैसा ऑलराउंडर तो नहीं है ना हमारे पास अब, या बल्कि ऑलराउंडर क्या था, उनके एक्शन जो है वो बॉलिंग एक्शन बार-बार उनके रिपोर्ट होते रहे। डाई हार्ड फैन है मोहम्मद हफीज के, बॉलिंग एक्शन बार-बार रिपोर्ट होते रहे ना, वो तो हर एक के साथ ही होता है। तो फिर ऑलराउंडर किस चीज का कंसीडर करें हम? भाई यार इस तरह तो कादिर भाई ना करें, उमर ऑलराउंडर तो शुएब मलिक से बड़ा भी कोई नहीं था। हाँ तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने क्या इज्जत दी शुएब मलिक को? बिल्कुल सही, मैं इस बात को मेरा बाप इस चीज के गवाह है ना, ये कई बार मैंने शुएब मलिक का भी एग्जैक्टली नाम। शुएब मलिक जो है वो जिस तरह का प्लेयर था, अभी भी उसको ले जाते तो वो अभी भी उसको ले जाते तो वो स्पिनर पे और जो कंडीशंस थी वहां पे उनको जो है इनसे जो अच्छा खेल, फिट प्लेयर है ही नहीं अभी कोई आपके पास। आप लोगों ने हमेशा प्लेयर्स तबाह किए हैं। उमर अकमल का अगर आपको लगता था ना एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो भाई एटीट्यूड प्रॉब्लम बेन स्टोक का भी था। सही बात है, ठीक है, एटीट्यूड प्रॉब्लम शाकिब अल हसन का भी था, एटीट्यूड प्रॉब्लम पांड्या का भी है, मुख्तलिफ इंडियन प्लेयर्स का है, राशिद खान का, हर प्लेयर का होता है यार। आप लोगों ने ग्रूमिंग करनी होती है ना, मतलब आप लोगों ने एक साइकोलॉजिस्ट जो टीम के साथ रखा हुआ है, हाँ। वो सिर्फ खाने के लिए रखा हुआ है, लगता तो यही है जी। नहीं, वो डेलीज लेने के लिए रखा है डॉलर्स की। आपको चाहिए ना कि आप अपने प्लेयर्स को यार मैं समझता हूं
आज भी जो ये हमारे मिडिल ऑर्डर में खेले हैं ना, उमर अकमल जैसे, मतलब इन जैसे जो है वो 3-3 लोग भी आ जाएं, उमर अकमल के बराबर नहीं हो सकते। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही दिलेर वाला क्रिकेट खेलता है सर। वो वाहिद आदमी मैंने देखा है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक ही तर्ज का खेलता है। हाँ। और जिसे कहते हैं ना, आपको पता है सबसे मुश्किल शॉट क्या होती है? आपकी गुड लाइन को छक्का लगाना मिड विकेट पे, ठीक है? वो टांग लगा के ना जमीन पे नीचे, तो ग्राउंड से बाहर फेंकता होता है। इतना दिलेर लड़का है वो। आपने याद है आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनिंग खेली थी उन्होंने, कौन से 2009 ठीक है? हाँ जी। उसके बाद उन्होंने जो मारे थे छक्के, उन्होंने, आप शॉर्ट पिच पे, ये हमारे लड़के डरते हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया पे खेलते हुए, ठीक है? उन्होंने नेथन ब्रैकन को और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो छक्के लगाए थे, शॉन टेड को और बाकी जो डोगी बॉलिंजर, जी उनको जब खेला था ना उमर अकमल है, तो वो उमर अकमल था। यहाँ पर आज मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा इंटेंट के साथ प्लेयर खेलता है जो स्पिनर को भी एक तरफ से खेले और फास्ट बॉलर को भी एक तरफ से खेले। सही बात। इसलिए हमें अपने प्लेयरों को, हमने अपने प्लेयर्स को जाया किया। आपको नहीं लगता जोएद बुयादाद की एक फेमस एक चीज सिंगल डबल, वो बाबर और रिजवान जैसे प्लेयरों ने सीरियस ले ली है? यार बात सिंपल सी ये है कि आजकल दौर है एग्रेसिव क्रिकेट का, इंटेंट का। आपने इंटेंट जब तक शो नहीं करनी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? जब तक आप डर के क्रिकेट खेलेंगे ना, तब तक आप सिंगल डबल ही करते रहेंगे और अपनी बारी लगाएंगे, टीम जाए भाड़ में। 2022 में हमने एशिया कप का फाइनल खेला श्रीलंका के खिलाफ, आपने वो कवर किया होगा यकीनन। जी तो, बिल्कुल खेला था वो। शादाब ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी कि विकेटें लेनी शुरू कर दी, सारा कुछ हो गया। रिजवान ने और बाबर ने चांस ही नहीं लिया, बस खेलते रहे, ओवर्स जाते रहे। अच्छा, देखिए उसमें हसरंगा मेरे ख्याल में हमें पड़ गया था। हाँ, वो जो है वो उधर जो है वो आप देखें कि हमारे राजा बख्शा भी मेरा ख्याल है। हाँ जी, राजा बख्शा जो वो हमें ले डूबे थे। और उधर नैया डुबो दी थी हमारी उन्होंने। और तो अच्छा, शादाब की भी बात मैं करना चाहूंगी। सलमान बट ने भी एग्जैक्टली कहा कि क्यों आपने मतलब शादाब को देखें इतने मौके दिए और मुसलसल उन्होंने जिस तरह की मिस्टेक्स किया, उन्होंने एक तो नाम भी लिए हैं कि उनको आपने शामिल किया, उसामा मीर का भी नाम लिया, तो क्या वजह है कि शादाब के साथ जो दोस्ती का रिश्ता है, जो टीम में शमूलियत का रिश्ता है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा? अब मैं आपको क्या बताऊं कि इधर डोमेस्टिक में लड़कों के साथ क्या क्या होता रहा है, और इवन चेयरमैन भी बेबस है बाबर आजम के आगे। मतलब मुख्तलिफ जो चेयरमैन आए हैं वो बेबस दिखाई दिए। ये प्लेयर पावर जो है ना, ये जब तक आप अपने हाथ में नहीं रखेंगे ना, जब तक होगी तो आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, ठीक है? ये रमीज राजा साहब के दौर में प्लेयर पावर का आगाज हुआ। उन्होंने बहुत प्लेयर पावर दी और देनी भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप प्लेयर्स को उनकी पावर ना दें या प्लेयर्स को आप इंडिपेंडेंट ना करें। उस्मान कादिर का करना भी नाम लिया उन्होंने। उस्मान कादिर, देखें उस्मान कादिर के साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उस्मान कादिर जैसा अभी भी बॉलर, उसकी थोड़ी सी एक है थी कि वो शॉर्ट पिच करते थे, मुख्तलिफ अदबार में देखा है, लेकिन वो बेहतरी वो कर रहे हैं। हाँ। अगर वो बेहतरी ना करना चाहते तो वो डेली धूप में आके क्लब में बॉलिंग ना कर रहे होते। सही बात है, ठीक है? अपने आप को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखें ट्रेनिंग नहीं कर और रहे हैं, उनका ब्रेड एंड बटर ही क्रिकेट है, अदर कोई बिजनेस भी नहीं है ना। सबसे बड़ी तो जब वो सैक्रिफाइस ये कि ऑस्ट्रेलिया से आके अगर वो 2-3 साल वहां पे रहते तो वहां से क्रिकेट खेल सकते थे। उस्मान कादिर जो है वो आपको पता है लेजेंड अब्दुल कादिर मरहूम के साहबजादे हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा रिप्रेजेंट करे। और जब वो फोत हुए तो उस दौर में, एहसान मानी दौर में उनका डेब्यू हुआ। ये आपको याद होगा, जब वो फोत हुए हैं मरहूम अब्दुल कादिर, तो उसके बाद उनका डेब्यू हुआ और सिर्फ मतलब उनका इन एंड आउट चलता रहा। तो आप जब तक प्रॉपर चांस नहीं देंगे, आपने अगर शादाब खान को चांस दे दी है ना, तो उस्मान कादिर तो बहुत बेहतर है उनसे, ठीक है? उस्मान कादिर है, उसामा मीर है, हमारे पास मेहरान मुमताज है, साजिद खान है। ये वजह तो नहीं है वो बाहर है टीम से? कौन? उस्मान कादिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। हाँ। आप देखें कि उस्मान कादिर को खास तौर पर अब जो कैंप में बुलाया गया है, वो उनकी परफॉर्मेंसेस पे ही बुलाया ना, और कोई रिश्तेदारी तो नहीं है उनके साथ बोर्ड की। बिल्कुल सही बात। तो जब वो एक मेरिट पे हैं, जब यारी दोस्तियां हैं, आप कहते थे कि जी बाबर जो है वो बाबर उनके बहुत बड़े दोस्त हैं, तो बाबर ने तो नहीं उनको शामिल किया, बाबर ने तो उनको खुदे लाइन लगा के रखा है, ठीक है? तो हमेशा से ये चीज़ें जो है वो हर बंदा अपना मुफाद देखता है। उस्मान कादिर को ज़रूर होना चाहिए टीम में,
और पाकिस्तान की टीम में देखें उस्मान कादिर बड़ा अच्छा आपका बैटिंग भी कर सकता है, वो आपको क्रूशियल टाइम पे आपके मैचेस जितवा भी सकता है, तो शादाब हो सकता है, विकेट ले सकता है, विकेट टेकर बॉलर है वो। अगर शॉर्ट पिच नहीं करता तो वो विकेट करता है, विकेट लेता है। और वो PSL में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। इस मरतबा उसको मेरे ख्याल में चांस नहीं दिया गया, बिठाई रखा है मेरे ख्याल में, कोयटा ग्लैडिएटर नहीं है किस टीम में थे। तो आप पिछले उनके मैचेस देख लें, जो बॉल शॉर्ट पिच नहीं गिरती, अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया उस पर, वो शॉर्ट पिच अब नहीं करते, वो उनकी जो एक खामी थी वो उन्होंने दूर कर ली है। और अब जो बॉल करते हैं वो गूगली भी करते हैं, वो अपना वो ब्रेक भी करते हैं, स्पिन भी करते हैं। तो ये चीज़ें उनके तजर्बे के साथ आएंगी और आ भी गई हैं। और अब वो मैं समझता हूँ कि अगर वो वर्ल्ड कप में होते तो वो शादाब खान से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे। आपने शादाब खान को बॉलर कंसीडर करके नहीं खिलाया, आपने उनको खिलाया बैटिंग में। तो बैटिंग में क्या किया, 140 और बाकी में 0। जिस टाइम पे आपकी टीम को जरूरत थी उस टाइम पे आप 0। या स्टीव स्मिथ को तो नहीं फॉलो करना चाहते हैं, वो लेग स्पिनर से स्टार्ट किया था 2010 में। देखिए हर कोई शेन वॉटसन या स्टीव स्मिथ नहीं होते कि जो 9वें नंबर पर आए और बॉलिंग से आगाज करें और फिर उसके बाद बैटिंग पे राज करें, ओपन आगे खेलें। इस तरह तो आप देखें कि हमें आखिरी मैच शाहीन ने विन करवाया और नसीम शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने इनको ऑलराउंडर चाहिए थे ना, तो आमिर जमाल बेस्ट ऑप्शन था। एग्जैक्टली, वो आपके इफ्तिखार अहमद के बाद भी आता या इमाद वसीम के बाद भी आता तो वो हिट लगाना जानता है। आपको पता है सारे कोलैप्स कर गए थे और आमिर जमाल ने 50 की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में। जो उनकी यादगार उनकी थी, उन्होंने जारहाना इनिंग खेली और सही अच्छे तरीके से खेला। तो ये चीजें आप जब तक प्रॉपर चांस, फेयर चांस नहीं देंगे तो आपके प्लेयर्स के साथ ज्यादती होगी। उस्मान कादिर हैं, उस्मान कादिर को अब टेस्ट टीम में शामिल करने चाहिए ना, बांग्लादेश के खिलाफ। आपने जो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है T20 का, वो देखा है? शुभमन गिल कप्तान और बाकी सब टीम नहीं। ये इंडिया का खासा रहा है कि जब भी जिम्बाब्वे सर वो अपनी बेंच तैयार करते हैं, वो अपनी 4-4 टीमें बनाते हैं एक्स्ट्रा। आपके पास क्या है? आपके पास फिर वही लॉट है, मोड़ छोड़ के आपने वापस आना फिर उसी पे ही है मौका। और ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, रिफाइन करना पड़ता है, लोग तैयार नहीं करते हैं। तैयार ही जा रहा, ऑप्शंस बहुत सारी हैं हमारे पास। मतलब जिस तरह से कई दफा कादिर ने मेहरान मुमताज का नाम लिया, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज नहीं करते। उस्मान कादिर है, मेहरान है, आपके पास उसामा मीर है, आपके पास इब्रार है, साजिद खान है, नुमान अली है। इब्रार के साथ तो ज्यादती की है ना, उनको तो पता नहीं क्यों लेकर बहुत बड़ी ज्यादती की। मैं समझता हूँ कि ये चांस उसको देना चाहिए था लड़के को। वो बहुत अच्छा स्पिनर है आपका, वो पता ही नहीं लगने देता कि वो क्या कर रहा है। सही बात। तो ऐसे बॉलर बहुत खतरनाक होते हैं, जिनके मतलब बारे में जानता ना हो। जो नारायण है और बदरी था इनका, हाँ जी, फिर वो जो है वो नहीं पहचाने जाते, उनको पता ही नहीं लगता नारायण क्यों इतनी विकेटें लेता रहा है। शुरू में उसने जो है जितनी देर नगरी मचाई है क्रिकेट में, रिबॉर्डल्ड हुआ था बाद में, लेकिन उसके बावजूद दिया। फिर उसने बैटिंग इंप्रूव की, IPL में वो ओपन आता रहा, कलंदर्स में भी आया, ठीक है, IPL में ओपन आता रहा, कलंदर्स में ओपन आता रहा, परफॉर्मेंस दी। अपने आप को बेहतर, पहले आप अपनी बॉलिंग में जो आपका डिपार्टमेंट है ना, सबसे पहले आप उसको तरजीह दें। हमारे मुख्तलिफ बॉलर्स जो हैं वो अब उनको बैटिंग का रुझान पड़ गया, अब वो बैटिंग भी करते हैं नेट्स में ऑलराउंडर का टैग, ठीक है। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये लोग बैटिंग को कम टाइम देते थे, ये अपनी बॉलिंग करते होते थे, रखते थे अपनी डोमेन में, अपनी डोमेन में फोकस रखते थे। और वो आप देखें कि तब की बॉलिंग लॉट क्या थी, मतलब वसीम वकार के अंदर भी आपस में इख्तलाफात थे, लेकिन ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड में पाकिस्तान के लिए खेलते थे और पाकिस्तान के लिए आपस में जो है ना वो एक खारबाजी लगाते थे, शर्त लगाते थे कि मैंने 5 लेनी है, आज मैंने 5 लेनी। ये होते हैं मुकाबले, ऐसे नहीं होते मतलब मुकाबले के आप मुंह बना के जो है ना एक उधर फिर रहा है, एक उधर फिर रहा है। आसिफ और आमिर का मुकाबला ग्राउंड में होता था। आमिर जो है वो ग्राउंड में खुद बॉलिंग मांगता था कप्तान से कि मुझे दो, मैंने उस एंड से करनी है, मैंने 5 लेनी है आज। आसिफ कहता था मैंने 5 लेनी है। तो ये होते थे मुकाबले। आसिफ का भी एक अपना एक लेवल था, अनफॉर्चुनेटली वो स्पॉट। आपको बताऊं एंडरसन जो थे, वही कह रहा हूं, वोबल सी वो कहते हैं नहीं, वो जो एंडरसन है ये बॉलर ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन, ये हल्फिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद आसिफ के कदमों में बैठे होते थे कि हमें बॉलिंग सिखाएं। इतना बड़े बॉलर हैं आज, क्या बात है, क्या एंडरसन ने खुद एक्नॉलेज किया उस चीज को, ठीक है। तो ये आपके पास जो नेचुरल टैलेंट था आपने उसको जाया किया।
आपने अगर शोएब अख्तर ने इवन मोहम्मद आसिफ को एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा इख्तिलाफात हमारे थे, हालांकि बैड बूट भी मारा था एक दफा उन्होंने, बड़ा वो फेमस हुई थी शोएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ को, और फिर उसके बाद एक्नॉलेज लेकिन उन्होंने किया, उनका बड़ापन है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया उस चीज़ को कि वाकई उसमें कोई शक नहीं है। आप आसिफ की आज भी बॉलिंग देखेंगे आप बोर नहीं होंगे, सही बात। आपको बॉलिंग देख के मजा आएगा कि यार ये क्या कर रहा था, इसकी स्पीड भी नहीं है इतनी। मोहम्मद अब्बास लाइक स्पीड थी उनकी। तो आप देखिए मोहम्मद अब्बास को आप खुडल लाइन लगाया हुआ है। हालांकि 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कितना शानदार टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास जैसा बॉलर, अब वो काउंटी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, हमेशा देते हैं परफॉर्मेंस, वो सारा कुछ आपका डोमेस्टिक भी खेलते हैं, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। कुछ प्लेयर के साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादती। तनवीर अहमद जो है उन्होंने डेब्यू किया था 2010 में, 5 विकेट ली थी, लेकिन उनके साथ भी जुल्म हुआ। तनवीर अहमद आज फिर बोलते भी इसी वजह से। खैर ये सारी कन्वर्सेशन पर हम दोबारा अपने व्यूअर्स को कैच करते हैं, हम सारी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। दोबारा प्रोग्राम आगाज़ करेंगे 9:30 PM। कादिर हमारे साथ होंगे, हाफिज़ साहब हमारे साथ होंगे, उमर होंगे, और गुफ्तगू बहुत लंबी है, बहुत सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। बर्थडे भी तो सेलिब्रेट कर लिया ना आपकी, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं जी। इस वक्त पाकिस्तान टीम जो टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है और सेमीफाइनल्स होने वाले हैं कल, तो क्या बर्थडे क्या कोई मौका होगा। खैर कादिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काबली पुलाव खा लें, आपको सबसे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि उमर ने काबली पुलाव खाया या नहीं खाया। खैर हम आपको ज्वाइन करते हैं नाज़रीन 9:30, हम आपके साथ होंगे, हमारे साथ हाफिज़ साहब, कादिर साहब होंगे। एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ हम अपनी प्रेडिक्शन जाहिर करेंगे कि एग्जैक्टली कल कौन सी टीम्स जीतने वाली हैं, फाइनल्स में हम किसको देख रहे हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।